इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आपके कुछ क्यूरीज थे कंप्यूटर को लेके, तो आप लोग कोशिश किया करें कि सेशन के दौरान जब आपको टाइम दिया जाता है, जब आपसे कहा जाता है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, देन आप पूछा करें। कल के टेस्ट के हवाले से कुछ क्यूरीज थी, वो मैं आप अभी क्लियर करता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स आपको सेंड की गई थी, जिसमें से फर्स्ट 10 पेजेस जो हैं वो आज के टेस्ट में इंक्लूड थे। ठीक है, तीनों बुक्स के, एजुकेशन के, पेडागोजी के, मतलब पेडागोजी के, कंप्यूटर के और इस्लामिक स्टडीज के। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी कुछ क्यूरीज थी जो मैं ग्रुप में देख रही थी, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, देन आप हैंड रेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को सबसे पहले एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद मैं लेक्चर को आगे करूंगी। अगर किसी का हैंड रेज हो तो सर काइंडली बताइएगा। अब हम देखते हैं कंप्यूटर को सबसे पहले। जी मैडम, एक हैंड रेज हो चुका है, काइंडली यू कैन टेक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम एक इशू था, मतलब इसका टेस्ट आप लोगों का, मतलब ये जो जीके है और एसएसटी, इसका अलग से टेस्ट 2 सब्जेक्ट का होगा, कंप्यूटर का, पेडागोजी का और इस्लामिक स्टडी का अलग से होगा क्या? जी बिल्कुल, आपका जो टेस्ट बनाया जाता है वो 30 और 40 एमसीक्यूज पे जो है ना मुश्तमिल होता है। तो आपको पेजेस बता दिए गए हैं और मैंने उन तीनों बुक्स में से या आपके लेक्चर में से कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो टेस्ट में तीनों सब्जेक्ट्स के इंक्लूड किए हैं। और जीके का और एसटी का प्रॉब्लम है, उसकी समझ नहीं आ रही, मतलब उसका अलग से टेस्ट होता है? जी बिल्कुल, आपके एक दिन में 2 टेस्ट हैं, एक 4 ओ क्लॉक है, एक 5 ओ क्लॉक है। और मैम साहिदा का टेस्ट जो है जीके और एसएसटी का, वो अलग से होता है, उसका अलग बाकायदा लिंक सेंड किया जाता है, वो अलग सॉल्व करना होता है आपने। ओके मैम। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? जी आई थिंक कि हमारे साथ आंसा आरिफ साहिबा हैं लाहौर से। उनके क्वेश्चंस बहुत थे, तो मुझे उनकी आईटी नज़र आ रही है। अगर आप अभी से अपने क्वेश्चंस पूछ लें, क्लेरिफाई कर लें कुछ चीज़ें, तो आई होप कि बेटर रहेगा। जी मिस आंसा आरिफ साहिबा, प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। जी मिस आंसा। पूछिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मैंने आपके माइक को अलाउ कर दिया है, जस्ट अ मिनट प्लीज। आंसा, सर ने आपके माइक अलाउ कर दिया, आप अपने माइक पे टच कीजिए अगर फोन यूज कर रही हैं, नहीं तो माइक पे क्लिक कीजिए। लैपटॉप यूज कर रही हैं तो आपकी आवाज आएगी हमें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, मोस्ट वेलकम, बोलें। मैम असल में मेरी क्वेरीज थी, लेकिन मैम ने गीना ने, अभी मैंने चेक किया ग्रुप, उन्होंने सारे डिटेल मुझे सेंड कर दी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं अब तैयारी करूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैं आपसे कंसल्ट कर लूंगी। जी थैंक यू सो मच, हम आपके लिए ही हाजिर हैं। और जी मैम जी नगीना, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। स्टार्ट कर रहे हैं सर हम लोग। नेक्स्ट स्क्रीन क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार्ट करें। जी, सबसे पहले देखते हैं इनपुट डिवाइसेस को। इनपुट से मुराद है कि वो चीजें, वो इंस्ट्रक्शंस जो आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दे रहे होते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने कीबोर्ड के देख लें, आप उस पर राइट कर रहे होते हो, आपके पास फंक्शनल कीज हैं, आपके पास न्यूमेरिक कीज हैं, आपके पास फंक्शनल की ये अल्फाबेटिकल कीज हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल कीज भी हैं आपके पास, जिनके थ्रू आप कमांड्स जो हैं वो देते हैं। देन आपकी इनपुट डिवाइस जो है वो प्रोसेस करती है, आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने डिजायरेबल रिजल्ट को देखने के लिए थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो डिवाइसेस हैं जिनके जरिए आप डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर की आउटपुट स्क्रीन पे देखना चाहें, तो आप अपनी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू वो डाटा एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि बहुत सी इनपुट डिवाइसेस हैं और उसकी कैटेगराइजेशन भी की गई है, किस बेस पे की गई है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास वायरलेस माउस भी है और विद वायर माउस भी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कीबोर्ड भी है। कीबोर्ड में हमारे पास जो है वो फिंगर टच कीबोर्ड भी है और टच पैड भी है। ठीक है, तो हम लोग इन सबको डिस्कस कर लेते हैं आज। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस में है कीबोर्ड।
कीबोर्ड आपके पास सामने दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। एक बहुत अच्छी डिवाइस है जिसको आप बहुत कॉमन यूज कर रहे हो, कॉमन यूज करने वाली डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज को, कोई भी राइटिंग स्टाइल को अप्रोच करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कीबोर्ड है, कीबोर्ड में उन्होंने बताया कि आप डाटा को एंटर कर सकते हैं और बहुत सारे स्विचेस हैं जिसमें आपको बताया गया है कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है, अल्फाबेटिकल कीज जो है और न्यूमेरिक कीज जो है वो आपके पास कुछ जैसे कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक आप ऑन करते हैं तो आपके पास कैपिटल लेटर्स जो है वो राइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैप्स लॉक आपका ऑन है और आप जो है स्मॉल लेटर्स लिखना चाह रहे हैं तो उसके कैप्स लॉक के बिल्कुल पास बटन पे ही एक येलो सा बटन ऑन, येलो सा बल्ब ऑन होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपका कैप्स लॉक जो है वो ऑन है, ठीक है। इसी तरह से न्यूमेरिक कीज है, न्यूमेरिक कीज में नम लॉक जो है ये आपके पास होता है फॉर योर न्यूमेरिक कीज। आप उस पे जो है उसमें भी छोटा सा बल्ब होता है, जब वो ऑन हो तो उसकी लाइट जो है ऑन होती है, अदरवाइज आप उसको ऑफ भी रख सकते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड की आगे फर्दर डिवाइसेस हैं। कीबोर्ड में है नॉर्मल कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड को देखते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में आपके पास 101 से 104 तक कीज होती हैं, ठीक है। और वो 5 कैटेगराइजेशन उसकी की गई है, 5 कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है फंक्शनल कीज, ठीक है। फंक्शनल कीज है ये जो आपके अगर आप लोग कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड पे नजर दौड़ाइएगा। आपके पास फंक्शनल कीज हैं F1 से F12 तक। दीज कीज आर नोन एज फंक्शनल कीज। F1 और जैसे कि आप देखते हैं कि ये एक ऐसी कीज है जो विदाउट हेल्पिंग एन अदर की आपके पास डायरेक्ट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती है, इसी वजह से इन्हें फंक्शनल कीज कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप F5 को प्रेस करती हूँ, मैं आपके सामने F5 को प्रेस करूंगी और F5 से हमारी जो स्क्रीन है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा मैंने इसको बैक की है, उसके बाद F5 को प्रेस किया है, ठीक है। तो ये आपकी जो स्क्रीन है ये आपको नजर आ रही है, ये फंक्शनल कीज है आपके पास, ठीक है। देन हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिकल से अल्फा है। अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपके पास है F1 to F12, ठीक, सॉरी अल्फा में है आपके पास A to Z स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स विच यू वांट्स। उसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में 0 to 9 नंबर्स हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर आप लोगों ने नंबर्स को इंक्रीज करना है तो आप उसकी एक जो की है उसकी हेल्प से, अनदर की हेल्प से आप उसको यूज कर सकते हैं। स्पेशल की में है आल्ट कंट्रोल। कंट्रोल के साथ आप कंट्रोल, जैसे कि अभी आपको शॉर्टकट कीज पढ़ाई जाएंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो शॉर्टकट कीज में क्या है, आप कंट्रोल के साथ कुछ कीज हमारे पास ऐसी हैं जो डायरेक्ट हैं जैसे कि फंक्शनल, कुछ कीज हमारे पास ऐसी हैं जैसे अल्फा न्यूमेरिक में हमारे पास जो है ये जो नंबर्स हैं वो जस्ट आप लोग पुट आउट करते हैं तो वो हो जाती हैं। और अल्फा में हमारे पास है कि आप लोग कैपिटल या स्मॉल लेटर्स को लिखना चाहते हो तो आप कैप्स लॉक को ऑन करते हो या ऑफ करते हो। जो हमारे पास स्पेशल कीज हैं जिसमें आल्ट, कंट्रोल, एंटर, आप नेक्स्ट पेज पे चलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपके सामने जो स्लाइड्स मूव कर रही हूँ एंटर की मदद से कर रही हूँ, ठीक है। या आप लोग एरोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट एरो, अपर एरो, लोअर एरो, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला एरो और राइट एरो, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एस्केप का जो बटन है मैं इसको प्रेस करती हूँ तो मैं बैक होम स्क्रीन पे जाती हूँ। F5 को एस्केप का जो बटन है दैट की इज स्पेशल की, ठीक है। उसके बाद जब मैं F5 को प्रेस करती हूँ दैट की इज योर फंक्शनल की, ठीक है। आप इसकी इन कीज को माइंड में रखिएगा। उसके बाद जैसे उसने बताया कि एन या होम का जो बटन है, इंसर्ट का बटन है, आल्ट का, ये आप लोग को जो है यूज कर सकते हो, ये स्पेशल कीज है। अब हमारे पास है नम लॉक। नम लॉक भी क्या है, न्यूमेरिक यानी कि नम लॉक न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में आपके पास 0 to 9, उसके बाद आपके जो सिंबल्स हैं परसेंटेज, स्टार, माइनस, प्लस, डिवाइड, जो भी आप करना चाहते हैं, स्लैश को यूज करते हैं किसी, वो आपके पास न्यूमेरिक कीज में आ जाती हैं। अब है हमारे पास कीबोर्ड की सेकंड टाइप, फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज न्यूमेरिक नॉर्मल कीज, जिसमें आपके पास अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं, आपके पास स्पेशल कीज हैं, उसके अलावा आपके पास फंक्शनल कीज हैं और अल्फाबेटिकल कीज हैं, अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। आपके सामने दिखाया गया कीबोर्ड, दो टाइप का कीबोर्ड आपको दिखाया है, जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड के ऊपर कुछ एडिशनल कीज होती हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेट करती हैं मल्टीमीडिया ऑपरेशंस को, लाइक अब देखिए आपके सामने, आप एक बात माइंड में रखिएगा कि सब कीबोर्ड एक जैसे नहीं होते, सब कीबोर्ड्स पे कीज डिफरेंट होती हैं। अगर आपने कुछ कीबोर्ड्स को देखा हो तो कुछ कीबोर्ड्स पे जो कीज हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं और कुछ पे नहीं होती हैं वो कीज। अब वो जो एक्स्ट्रा कीज या एडिशनल कीज होती हैं, दीज कीज आर नोन एज, हमारे पास जो होती हैं
नॉन एज एडिशनल कीज, ठीक है। अब वो जो कीज हमारे पास है आखिर वो काम क्या करती हैं उसको देखते हैं। जैसे कि आपने वॉल्यूम आप ये डाउन करना है, जैसे कि आप कुछ प्ले या पॉज करना चाहते हो, स्टॉप करना चाहते हो, आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, आप तेज करना चाहते हो, स्लो करना चाहते हो, आप स्पेशल कीज को यूज करते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, वो है हमारे पास माउस। माउस की तरफ मूव करते हैं, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट आउट करना। ये जो मेरे आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, दिस इज माउस का जो कर्सर है, ये आपको स्क्रीन पॉइंट आउट कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। कर्सर आपको नजर आ रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। अगर वो कह दे कि माउस ऑप्शंस में आ जाए एमसीक्यूज के कि माउस इज अ डिवाइस, आपके पास ऑप्शन में इनपुट ना हो और पॉइंटिंग डिवाइस हो, तो आप पॉइंटिंग डिवाइस को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि यूज की जाती है टू इंसर्ट इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को डाला जाता है इन थ्रू द पॉइंटिंग डिवाइस, दिया जाता है। जैसे आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, सिम देना, डायरेक्शन देना, गाइड करना, ठीक है, आप उसको यूज कर रहे होते हो माउस को, अपने पॉइंटिंग डिवाइस को। इट इज अ हैंड हेल्ड डिवाइस, आपके हाथ के अंदर कंट्रोल होता है, आपके पास हैंड कंट्रोल डिवाइस है एक, जो कि कंट्रोल कर रही होती है आपके पॉइंटर को ऑन योर स्क्रीन। नाउ दिस इज योर पॉइंटर आर कर्सर, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर आपके कर्सर को कंट्रोल करने की एक डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है, इट हैज अ 2 बटन्स, इसके 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब वहां पे इसके जो सेंटर में स्क्रोलिंग व्हील होता है, या रोटेशनल व्हील भी उसको बोलते हैं, रोटेटर व्हील भी बोलते हैं, ठीक है, या रोटेटर भी बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन ड्रॉ द इमेजेस, सेलेक्ट ऑप्शंस, मूव टेक्स्ट, एंड आप कुछ भी कर सकते हैं कर्सर की मदद से। आप किसी भी चीज को ड्रॉ करना चाहें, किसी भी चीज को टेक्स्ट को मूव करना चाहें, तो भी आप अपने माउस को यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस को यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास इनपुट डिवाइस में माउस की टाइप है ट्रेडिशनल डिवाइस, ट्रेडिशनल माउस, ठीक है। ट्रेडिशनल माउस में आप देख सकते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है, कि वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे सबसे स्पेशल बात क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 स्मॉल रोलर हैं, ठीक है, ऑन द प्लेस। वो कहाँ पे होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। जरा देखिएगा, ट्रेडिशनल माउस इज यूज्ड अ बॉल built into the bottom with 2 small rollers, उसमें 2 small rollers होते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री एंगल पे होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सामने ये जो है 90 डिग्री एंगल्स पे आपको ये रोटेटर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, ठीक है। अब है हमारे पास कि ये स्पिन, ये जो इससे हम ऊपर या नीचे कर्सर को कर सकते हैं, आप स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं, वो बिल्कुल सर्कल में घूमता है और वो जो है आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसे सेंड करता है टू द कंप्यूटर। और उसके अलावा मॉनिटर को ऑन स्क्रीन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भी आप मूव कर सकते हैं थ्रू द ट्रेडिशनल माउस। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस आपको दिखाया गया है। ऑप्टिकल माउस इज अ एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस, बहुत ही एडवांस पॉइंटिंग डिवाइस है दैट यूज अ लाइट डिकोड, LED, ठीक है, एंड ऑप्टिकल सेंसर, उसमें ऑप्टिकल सेंसर होता है, एंड द डिजिटल सिग्नल्स, उसमें सिग्नल्स होते हैं जिसके थ्रू काम होता है, और ऑप्टिकल सेंसर उसको डिटेक्ट करते हैं, उस पर काम करते हैं, तब जाके वो हमें नजर आता है, प्रोसेस करता है वन प्लेस इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल माउस। ऑप्शनल माउस जो है आपके पास नीड टू प्लान द सरफेस ऑफ प्रोड्यूस अ हाई परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। आप यूं समझ लें कि बहुत आला क्वालिटी है। ये आपके सामने डायग्राम जो है ये लेबल की गई है 1 2 3 4 एंड 5, इसके पार्ट्स को लेबल किया गया है। रोटेटर के बारे में बताया गया, 5th नंबर पे आप देखिएगा वो रोटेट हो रहा है उसकी हेल्प से। 3rd नंबर पे उसने चिप के बारे में बताया जो उसके अंदर इंसर्ट होती है, ठीक है, आपको वो बता रहा है बारी बारी। फर्स्ट पे LED है, देखिए नंबर 1 पे, यानी कि लाइट डायोड, ठीक है। सेकंड पे उसने बताया कि ऑप्टिकल सेंसर है आपके पास। ऑप्टिकल सेंसर के बाद आप 3rd नंबर पे देखिएगा जहाँ पे उसने लेवल किया है तीसरे को, वहां पे आपके पास है डिजिटल सिग्नल्स को भेजने का एक आला। उसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग होती है 4 पे, नंबर 4 पे, के वहां पे माउस बाल, जैसे मैं आपको रोटेटर बता रही हूँ, एक रोटेटर है वहां पे वो रोटेट करता है। और 5th पे उसने बताया है आप लोगों को थ्रू द प्रोसेस जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल मूव ऑन कर जाता है। ये था हमारे पास ऑप्टिकल माउस, ठीक है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कीबोर्ड को इनपुट डिवाइसेस में। कीबोर्ड की फर्स्ट टाइप है नॉर्मल कीबोर्ड, सेकंड इज मल्टीमीडिया कीबोर्ड। अब हम डिस्कस कर रहे थे माउस को, ट्रेडिशनल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। अब हम आगे को मूव करते हैं जॉयस्टिक। अब हमारे पास है जॉयस्टिक। क्या होता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत पहले इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता, ठीक है।
इसको रिप्लेस कर लिया गया है। इसकी जगह सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो इंस्टॉल कर दिए जाते हैं और फिर उसकी मदद से हम जॉयस्टिक का काम जो है वो ले रहे हैं। जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस मोस्टली यूजिंग फॉर द गेम्स। एक ऐसी डिवाइस है पॉइंटिंग जिसके जरिए हम जिसकी मदद से हम क्या कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू कंट्रोल द एक्शंस ऑन कंप्यूटर गेम्स। जैसे आप कार को मूव करते हो या आप कोई भी गेम खेल रहे हो जिसमें जो है फाइटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कौन सी डिवाइस है, जॉयस्टिक। दैट इज अ इनपुट डिवाइस। अब हमारे पास है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लीवर यूजिंग टू मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आपके पास दिखाया गया होगा जैसे वो गाड़ी में लगा होता है ना, आप उसको मूव करते हो, गियर 1 देते हो, 2 देते हो, उसके बाद गियर 3 देते हो, तो सेम एज इट इज इसकी शेप है जो आपको दिखाई गई है। तो उसमें एक लिवर सा लगा होता है। लिवर की मदद से आप क्या करते हैं, स्क्रीन पर अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टच स्क्रीन। टच स्क्रीन की तरफ जाते हैं। टच स्क्रीन क्या है, हमारे पास एक इजीएस्ट वे है टू डाटा इनपुट योर कंप्यूटर। देखिए आपके पास, आपके सामने बिल्कुल एक बिजनेसमैन जो है या कंपनी के जो भी एम्प्लॉय हैं वो बैठे हैं चेयर पे, और वो उनके सामने देखिएगा कि उनके सामने जो है वो टच स्क्रीन रखी हुई है, उसकी मदद से वो टच कर रहे हैं और अपना डाटा जो है वो एंटर कर रहे हैं। मतलब इजीएस्ट वे उन्होंने इस वजह से कहा कि इस पे टाइम नहीं लगता है। एक तो टाइम नहीं वेस्ट होता है, सेकंड आप बहुत इजीली टच करते जाते हो और अपना डाटा जो है वो एंटर करते जाते हो, ठीक है। आपने क्या, ये जो आपके पास टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट द आइटम्स बाय टचिंग द स्क्रीन अप्रोप्रिएट स्पॉट। जो भी चीज रखी हुई है आपने जस्ट उस जगह पर करना है, और आप जो यूजर है, आप जो, क्योंकि आप यूजर हैं तो आपका जो डिजायरेबल प्रोडक्ट सिलेक्टेड आइटम है वो जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। इट हैज अनदर फीचर, इसका एक बहुत अच्छा फीचर भी है, दैट यूजर फिंगर बिकम द इनपुट डिवाइस। याद रखिएगा कि आपकी यूजर फिंगर जो यहाँ पे काम कर रही है वो भी आप आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइस में हमारे पास है माइक्रोफोन डिवाइस है विच यूज टू इनपुटिंग द वॉइस सिग्नल्स इनटू द कंप्यूटर। आपके जो वॉइस सिग्नल्स हैं वो कंप्यूटर के थ्रू आपके दूसरे सामने बैठे वाला इंसान जो है वो सुन सकता है। जैसे कि सेम एज इट इज अभी मैं बोल रही हूँ माइक्रोफोन्स के जरिए और आप तक आवाज पहुंच रही है, तो माइक्रोफोन इज द इनपुट डिवाइस टू यूज टू इनपुटिंग द वॉइस सिग्नल्स इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में वो देती है और सामने वाला उसको रिसीव और प्रोसेस करने के काबिल होता है। माइक्रोफोन्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द लाइव चैट, जैसे कि अभी आपके सामने ये सेशन चल रहा है, ठीक है। या माइक्रोफोन्स आर आल्सो यूज्ड टू रिकॉर्ड वॉइस इनटू द कंप्यूटर, रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट डिवाइस में स्कैनर। स्कैनर में हमारे पास है कि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, आप देख सकते हैं आपके सामने दिखाया गया। ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको उठाया जा सकता है, ठीक है। इसको उठा के आप कोई भी तस्वीर इसके अंदर रख के, जैसे फोटोकॉपियर मशीन में एक चीज रखी जाती है, पेज रखा जाता है और उसके ऊपर जो है उस कवर दे दिया जाता है, फिर वो फोटोकॉपी लेजर के थ्रू होती है। सेम एज इट इज आपके पास स्कैनर है। स्कैनर में भी बिल्कुल वैसा ही है, बट स्कैनर में क्या है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है इसका वो मैं आपको बताती चलूं। स्कैनर इज इनपुट डिवाइस और उसमें क्या होता है, इंसर्ट पिक्चर इनटू द कंप्यूटर। आप स्कैनर के जरिए वो पिक्चर जो आपने यहाँ पे रखी है, इसकी स्क्रीन पे रखी है, वो आप कंप्यूटर में देख सकते हैं। जैसे कि आप कैम स्कैनर को यूज कर सकते हो, जैसे कि ये फोन ऐप है कैम स्कैनर, या आप ये स्कैनर आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके भी यूज कर सकते हो। दिस इज अ पेरिफेरल डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स द प्रिंटर इमेजेस इनटू द डिजिटल इंफॉर्मेशन। डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप तक पहुंचाती है थ्रू द आउटपुट डिवाइस। अब हमारे पास दो टाइप्स हैं स्कैनर की, देखते हैं स्कैनर को। स्कैनर में है हमारे पास फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। चलते हैं दोनों की तरफ। फ्लैट बेड स्कैनर, फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा है आपके पास? A flat bed scanner uses a flat surface just like photocopier। आपके पास जो फ्लैट बेड स्कैनर है वो बिल्कुल फोटोकॉपियर मशीन की तरह होता है। वही कैन प्लेस अ पिक्चर ऑन द सरफेस ऑफ स्कैनर। उसकी जो देखिए ये जो लाइट जल रही है, ये लाइट जलती रहती है, ठीक है। आप इसके ऊपर वी कैन प्लेस अ पिक्चर ऑन द सरफेस ऑफ, उसकी जो सरफेस है या उसकी जो टच स्क्रीन है आप उस पे पुट करते हैं, उसके बाद इमेज वो जो स्कैनर स्कैन करता है वो जो है कन्वर्ट हो जाता है इनटू द डिजिटल फॉर्म और थ्रू द प्रिंटर वो आपके सामने आ जाता है। दिस पिक्चर कैन बी ऑन मॉनिटर आफ्टर द स्कैनिंग। आप मॉनिटर पे अपनी स्क्रीनिंग के बाद उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास हैंड हेल्ड में क्या आती है, हैंड हेल्ड
स्कैनर में बारकोड रीडर, ठीक है, क्योंकि हाथ से पकड़ के आपने यूज करना है तो हैंड हेल्ड हुई, ठीक है। उसके अलावा बारकोड रीडर इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है। बारकोड रीडर जो है टू यूज टू रीड द वैल्यू और प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। देखिएगा आपके सामने वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, उसके ऊपर उन्होंने बार स्कैनर जो बार कोड है, बार कोड रीडर है, उसको वो ऑन करते हैं, उसकी जो लाइट है उस पर रिफ्लेक्ट करती है और फिर वो जो हमें उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हमें बता देता है। बार कोड रीडर आर रिकॉर्डेड on the product by the manufacturers and using carrying the उस पे कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें वो रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे बार कोड रीडर से रिलेटेड, कि जैसे कि इन्होंने बताया कि वो उसको प्रोडक्ट नंबर्स को जो है रिकॉग्नाइज करने के बाद आपको प्रोडक्ट की प्राइस बताता है। सेम एज इट इज आपने एक कोड देखा होगा, जब आप लोग लैपटॉप में अपना व्हाट्सएप रखें तो आप लोगों को वो जो है की जो स्पेसिफिक स्क्रीन है वो इंस्टॉल वो जो है उसे स्कैन किया जाता है हमारे फोन से और फिर जो है वो काम करती है, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो आप इसको रीड कर लेंगे। ये था हमारा कंप्यूटर का लेक्चर। अब मूव ऑन करते हैं हमारे इस्लामियात की तरफ, ठीक है। इस्लामियात में आज हमने देखना है कुरान मजीद से रिलेटेड। कुरान मजीद में क्या है, कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं, ठीक है। और इसकी जो है जनरल इंफॉर्मेशन उसकी तरफ पहले मूव करते हैं। पहले देखते हैं कि कुरान मजीद में कुल सूरतें 14, उसके अलावा 2 हरूफ जो अलग अलग करके अदा किए जाएं उन्हें हरूफे मुकत्तियात कहते हैं। जैसे मसलन अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम रा वगैरह, उन्हें अलग अलग पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो बकरा, अल इमरान और अनकबूत, यानी कि ये जो सूरतें हैं इनका आगाज जो है सूरत सजदा, सूरत लुकमान का आगाज अलिफ लाम मीम से है। अक्सर एमसीक्यूज में आता है इस्लामियात में कि कितनी सूरतें हैं कुरान मजीद की जिनका स्टार्ट जो है अलिफ लाम मीम से है। सॉरी। अब नेक्स्ट देखिएगा कुरान मजीद में कुरान मजीद अरबी जबान में नाज़िल किया गया, ठीक है। आपने इसकी सूरतों को देखना है कि कितनी सूरतें जो है वो मक्की हैं और मदनी हैं, ठीक है। दूसरा पारा अक्सर वो पूछ लेता है कि जैसे 30 पारे हैं तो उसमें से जो 7 मंजिलें हैं, तो अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि कौन सा पारा किस मंजिल पर है, ठीक है, यानी मंजिल नंबर बताना होता है आपने। उसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एमसीक्यूज में वो पारे का नाम पूछ लेता है। जैसे कि लास्ट डेज में जो टेस्ट हुआ उसने पूछा कि तीसरे पारे का स्टार्ट कहाँ से होता है, तिलकर रसूल, यानी कि उसका नाम जो है वो आना चाहिए आप लोगों को। दूसरा पारा 16 रकू पर मुश्तमिल है, बाज़ औक़ात वो रकू की तादाद पूछ लेता है, ठीक है। तो दूसरा पारा जो है वो 16 रकू पर मुश्तमिल है। तीसरे पारे का आगाज तिलकर रसूल से होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि एमसीक्यूज में लास्ट डेज में ये बात पूछी गई थी। सूरत बकरा की कुल आयात 286 हैं, आयतुल कुर्सी तीसरे पारे में है, ठीक है। कुरान मजीद में कुल 5 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज कुल से हुआ, 4 तो वो कुल हैं, उसके अलावा 5वीं आपने सर्च करनी है, मैं बता दूंगी तो आप लोगों के सर्च करने का कोई फायदा नहीं। आप इस पे काम करें तभी आपको याद रहेगा कि 5वीं सूरत जो कुल से स्टार्ट हो रही है वो कौन सी है। जी, यहाँ सूरतों से मुझे याद आया कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कौन सी सूरत है जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा गया, ठीक है। वो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अभी करना चाहें अभी कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सूरत इखलास, मक्की सूरत है और इसकी 4 आयात हैं। याद रखिए सूरत इखलास बहुत अहमियत की हामिल है। सूरत इखलास को सूरत तौहीद भी कहा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो ऑप्शन पूछने के बाद सूरत तौहीद का ऑप्शन देते हैं, सूरत इखलास का ऑप्शन नहीं देते। तो आप याद रखिए कि सूरत इखलास और सूरत तौहीद एक ही सूरत है, ठीक है। सूरत इखलास को हदीस में कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि सूरत इखलास को 3 बार पढ़ने से पूरे कुरान मजीद जितना सवाब मिलता है। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि कितने कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लफ्ज पढ़ने पर, कुरान मजीद का एक लफ्ज पढ़ने पर कितनी नेकियां मिलती हैं, 10 नेकियां। अगर आपने 3 लफ्ज पढ़े जैसे अलिफ लाम मीम तो आप 30 नेकियों के हकदार हुए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसकी वजह से आप लोगों को जो है बहुत आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं। समी अल्लाह के मायनी अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह समद के मायनी अल्लाह ताला बेनिहाज है, कुल के मायनी आप कह दीजिए लम यलिद वलम यूलद, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और कोई इसका हमसर नहीं। हमसर के मायनी बराबर या एक ही मर्तबे वाला, बराबर और एक मर्तबे वाले से याद रखिएगा कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो रब की जात माफ नहीं करेगी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल
आप लोगों को भी अशरफुल मखलूकात होने के साथ, मुसलमान होने के साथ, मोमिन होने के साथ इस बात की गवाही आप दे चुके हैं कलमा पढ़ने के साथ कि वाहिद जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं, हमारे भी। तो कलमा पढ़ने के साथ आप इस बात की गवाही दे चुके हैं। तो शिर्क जो है वो एक ऐसा गुनाह है जो आपको कभी माफ नहीं किया जाएगा। सच्चे दिल से यकीन कर लेना, मान लेना, जबान से इकरार करना ईमान कहलाता है। ठीक है। फरिश्तों में 4 बड़े और मुकर्रब फरिश्ते हैं। मशहूर इल्हामी किताबें 4 हैं। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जंबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ठीक है। नबी के मायने और रसूल में फर्क याद रखिए, बहुत बेसिक चीज है, बहुत जो है वो आम है, पूछने कॉमन है पूछने के लिहाज से एमसीक्यूज में। नबी के मायने खबरें देने वाला और रसूल के मायने पैगाम पहुंचाने वाला। ठीक है। आखिरत के मायने बाद में आने वाली चीज है। ठीक है। अरकान इस्लाम से पे उस दिन डिटेल से बात हुई है, कलमा शहादत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। जी, अब उसने बताया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लकब आप लोगों ने देखने हैं, टाइटल उनके कि किस टाइटल से कौन से नबी या रसूल जो है उनको बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है। ठीक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल अंबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को लकब, इसका लकब जो है वो इसराइल है। याद रखिए, हजरत याकूब और बाज़ औक़ात हजरत याकूब की बात कर रहे होते हैं और वहां पे वो इसराइल का ही नाम लिखते हैं, तो ये सेम ही है। ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। कलीमुल्लाह उन्हें किस वजह से कहा जाता है? बिकॉज बहुत ज्यादा जलीलुल कदर जो है ना, ये पैगंबर हो गुजरे हैं। जलीलुल कदर से मुराद बहुत लाडले। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अरकान इस्लाम से मुराद दीन के इस्लाम की वो बुनियादी बातें हैं जिन पर आप अमल कर रहे हैं और दिल से शहादत दे रहे हैं। जैसे कि कलमा शहादत का मतलब गवाही देना। इस कलमे के 2 हिस्से हैं, पहला अल्लाह ताला की वहदनियत पर और दूसरा रिसालत पर है। ठीक है। लफ्ज ज़कात कुरान मजीद में 32 मरतबा आया है। ठीक है। ज़कात के साथ साथ नमाज का हुक्म आया। ज़कात सन 2 हिजरी में फर्ज हुई। अब अक्सर ये सन पूछ लेते हैं, तो मैंने कल भी बताया आप लोगों को कि सन जो है वो आप लोगों ने हिजरी जैसे है या इसकी जो डिटेल होती है आप इसको जरूर गौर से देखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इस्लाम में इबादत की 2 बड़ी किस्में हैं, जिस्मानी इबादत और माली। ठीक है। नमाज और रोजा जिस्मानी इबादतें हैं, जबकि ज़कात जो है वो माली इबादत है। ठीक है। नेक्स्ट की है हम लोगों के पास ज़कात। ज़कात की मिकदार सोने में 7.5 तोले, चांदी पर 52.5 तोले। ज़कात के 8 मसारिफ हैं। ठीक है। उसके अलावा और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ उसके लिए इसके लिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, यानी इंसान को पैदा करने का मकसद जो है वो इबादत का है। इस्लाम में हकूक की 2 किस्में हैं, अल्लाह ताला के हकूक और बंदों के। याद रखिए, बंदों के हकूक अगर बंदे माफ कर देते हैं तो ही आपको जो है माफ किए जाएंगे, अदरवाइज अगर वो इंसान आप पर राजी नहीं है तो वो हकूक जो है आपको उसकी माफी के बाद ही आप जो है आपको माफी मिल सकती है। रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास आया था जिसका तर्जुमा है, इन सब के लिए अल्लाह ताला की रजा हो, यानी कि रिस्क जो है उसकी बात हुई। कुछ एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट, ये आप खुद स्टडी कीजिएगा। सीरत तैयबा। सीरत तैयबा में आप लोगों के पास है वही वही के लफ्ज़ मायने है चुपके से। वही पहली वही कब नाजिल हुई? गारे हिरा में। ठीक है। उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और सूरत इकरा बिस्म रब्बिकल सूरत अलग की पहली 5 आयत जो है वो नाजिल हुई थी। ठीक है। मक्का मुकरमा के पहले कातिब वही हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हा थे। याद रखिएगा, अक्सर वो वही के कातिब का नाम पूछे, लिखने वाले जो महफूज कर लेते थे। गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। सूरत फातिहा एक ही वही में नाजिल हुई थी। सूरत फातिहा जो है उसकी आयत आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि कितनी आयत पर मुश्तमिल है सूरत फातिहा। गारे हिरा को जबल नूर भी कहा जाता है। ठीक है। इकरा का मायने क्या है? पढ़िए। उन्होंने जो जवाब दिया हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, माँ आना बकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ।
ठीक है। सबसे पहले नाजिल होने वाली सूरत अलग है। पहले वही के बाद, पहली वही के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके गई थी, जिन्होंने सबसे पहले हजूर को नबी होने का जो है पैगाम दिया था। वो पहचान गए थे कि आने वाले वक्त में ये नबी है या रसूल हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले वही गारे हिरा में नाज़िल हुई। वर्का बिन नौफल तौरात और इंजील के अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, ठीक है। खवातीन में सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया था, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, बच्चों में हजरत अली, गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिस। कौन से सहाबी है जिनका नाम लेकर कुरान मजीद में जिक्र हुआ है? सेकंड क्वेश्चन है मेरा आपसे। गुलामों में हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हा। दोस्तों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक। नबूवत के 30 साल अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो जो है अपने रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदारों को डर सुनाओ, ठीक है। यानी कि इस्लाम के लिहाज से है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा का पेशा तिजारत था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के 45 अफराद को खाने की दावत दी थी। बस जो हुक्म तुमको अल्लाह ताला की तरफ से आए वो तुम लोगों को सुना दो। अबू जहल के उकसाने पर उकबा बिन अबी काब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओजरी लाकर रख दी थी। याद रखिए, अबू जहल जो थे वो बहुत ज्यादा इस्लाम के खिलाफ थे, आपकी बिल्कुल बात नहीं मानते थे, नाफरमानी करते थे। और उनके उकसाने पर बहलाने अबू जहल ने उकबा बिन अबी जो मुहीत थे उनको बहलाया था। बहलाने पर इस बात पर राजी कर दिया था कि ऊंट की ओजरी जो है वो उन पर रख दीजिए। आप देखिएगा जब कुर्बानी का वक्त हो तो बकरे की ओजरी भी जो है वो हमसे उठाई नहीं जा रही होती, इतनी भारी होती है वो। तो ऊंट की ओजरी तो बहुत ज्यादा भारी होती है, तो उन्होंने आपकी पुश्त पर रख दी थी, जिसकी वजह से आप जब सजदे में थे, सजदे की हालत में थे, तो उन्होंने रखी और आप सजदे में ही रहे कि उसका वजन इतना ज्यादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरकत नहीं कर सकते थे, उठ नहीं पा रहे थे। तो किसी ने जाके बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया कि आपके वालिद की पुश्त पर किसी ने ऊंट की ओजरी रख दी। तो वो भागती हुई आई थी और वो ऊंट की ओजरी उनकी कमर से हटाई थी, पुश्त मुबारक से। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा का जो है वो गुलाम थे। गुलामों में सबसे पहले जो है का मशहूर जो है फरामिया बिन हलफ से के गुलाम थे, ठीक है। वो गुलामों में थे और गुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत बिलाल हबशी थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हा को इनके जो मालिक थे उनसे आज़ाद कराया था। हजरत यासिर रजी अल्लाह अन्हा को अबू जहल ने शहीद कर दिया था। समिया रजी अल्लाह अन्हा को अबू जहल ने नेज़ा मारकर शहीद कर दिया था। ये बुक जो आप लोगों को है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाई है। तो ये जो है पहले 5 पेजेस जो हैं इनकी आप लोगों ने स्टडी करनी है इस्लामियात की, ठीक है। नेक्स्ट इस्लामियात को देखते हैं कि इस्लामियात में और हमारे पास क्या है। उसके बाद जो है हम एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। चारों खलीफा, पीरियड ऑफ द 4 खलीफास, ठीक है, जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उनके नेम, उसके अलावा कब से कब तक उन्होंने अपनी खिलाफत जो है वो की, उनका दौर खिलाफत, और उसके अलावा वो कब उनकी डेथ हुई थी, किस हिजरी में। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा का पीरियड, हजरत उमर बिन खताब, उस्मान बिन औफ और अली, हजरत अली की बात की गई है, ठीक है। हजरत अली जो हैं वो बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे और उस वक्त आप बहुत ज़्यादा नासमझ थे, और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली थे और उनकी जो उम्र है उस वक्त वो 10 साल थी। आगे हमारे पास है कुतुब सहीन और उसके अलावा कुतुब सिन्नीन, यानी कि जो किताबें अहादीस की हैं, सही मुस्लिम, जामिया तिरमिज़ी, सिनीन अबू दाऊद, सिनीन निसाई और सिनीन इब्न माजा। इसकी डिटेल आपको बताई गई है कि कितनी इसमें जो है काम किया गया अहादीस के लिहाज से, ठीक है। सही रिवायात इसमें बताई गई हैं और उसके अलावा ज़ईफ रिवायात जो है वो बताई गई हैं। इसकी जो है बताई गई और इसको लिखने वाले जो हैं वो मुताबिक जो हैं, किसके मुताबिक ये रिवायात की तादाद जो है वो शेखुल बनी जो है उनके मुताबिक थी। हाउ मैनी हॉली बुक्स आर देयर, हॉली बुक्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से मैसेंजर्स थे इनके किन पर आई थी। ज़बूर, इंजील, किताबें जो थी कुरान मजीद, उसके अलावा ये 4 जो किताबें हैं, तौरात,
एंजल्स हैं, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मैसेजेस कन्वे करते थे, पैगाम या वही लेके जाते थे। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मौसम का हाल कंट्रोल करते हैं या अभी भी बताते हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की जो है वो रूह कब्ज करने का जानते हैं। हजरत इसराफील क़यामत के दिन रूह फूंकने का काम करेंगे। मुनकिर नकीर हम लोगों के शोल्डर्स पे जो है ग्रेव मुनकिर नकीर वो फरिश्ते हैं जो आते हैं जब इंसान की डेथ होती है और वो कब्र में आते हैं, ठीक है, और उनसे सवालात जवाबात होते हैं और नेकी बदी और जन्नत या जहन्नम का फैसला होता है, यानी कि उस मुनकिर नकीर हैं। और करामन कातिबीन कौन से होते हैं? जो हमारे शोल्डर्स पे बैठे होते हैं, और राइट शोल्डर पे और लेफ्ट शोल्डर पे। राइट शोल्डर पे बैठा हुआ फरिश्ता जो है हमारी अच्छाइयाँ या अच्छे अमाल को राइट करता जाता है विदाउट एनी डिले। और जो लेफ्ट साइड पे जो फरिश्ता है हमारी, हम अगर कीमत करते हैं या कोई गुनाह करते हैं तो वो उसको राइट कर लेता है सेम एज इट इज, ठीक है। हजरत मालिक जो हैं वो हजरत रिजवान हेवन यानी जन्नत के, हजरत मालिक जहन्नम के, और प्रोटेक्शन का जो जिम्मा है वो हजरत हुज़ैफा का है। अशरा मुबशरा के नाम, दुनिया में ही जन्नत की बशारत पाने वाले 10 सहाबा के नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ही उन्हें दुनिया में ही बता दिया था। वो हयात थे कि ये एक ऐसे अशरा मुबशरा हैं, 10 जो हैं सहाबा कराम हैं। सहाबा से याद आया कि मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था कि सहाबा क्या होता है। आप लोग लेक्चर के लास्ट में काइंडली क्वेश्चंस के आंसर किया करें, ठीक है। सहाबा की मैंने तारीफ पूछी थी कि सहाबा क्या होता है जी। जन्नत की बशरत पाने वाले 10 सहाबा हैं, अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा, हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ, हजरत अबू उबैदा बिन जराह, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत सईद बिन जैद, ठीक है। कुरान मजीद की डिटेल है जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। मदनी सूरतें, मक्की सूरतें, रकू, हरूफ, जबर, जेर, और ये कुछ एमसीक्यूज हैं जिन्हें आप लोगों ने स्टडी करना है। ये था हमारा इस्लामिक स्टडीज का लेक्चर। नेक्स्ट हम जाते हैं एजुकेशन की तरफ। आज एजुकेशन को हम लोगों ने देखना है। हम लोगों के पास एजुकेशन में टीचिंग मेथड्स हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। एक ऐसा हथियार आपके पास है एजुकेशन कि आप दुनिया जो आपकी दुनिया बदल सकता है, ठीक है, या आप दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है टीचिंग मेथड्स। टीचर सेंटर। टीचर सेंटर क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मेथड है हमारे पास टीचर सेंटर में जहाँ पे टीचर जो है वो प्राइमरी अथॉरिटी होती है उसको, ठीक है, और सेकेंडरी में हमारे पास बच्चे होते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन जो है वो टीचर देता है। स्टूडेंट्स आर डीम्ड टू बी एम्प्टी वेसल्स। वो बिल्कुल खाली वेसल्स की तरह होते हैं और उसमें टीचर जो है वो नॉलेज जो है वो भर रहा होता है, आप यूं समझ लें, ठीक है। और टीचर जो है वो लेक्चर डायरेक्ट करता है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है। टीचर सेंटर अप्रोच क्या होती है? टीचर सेंटर अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है आपके पास जहां पे आप जो है आपके टीचर्स जो है लेक्चर मेथड्स में लेक्चर बिल्कुल दे रहे होते हैं या आपको बिल्कुल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं। उस वक्त टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। और जो हमारे पास टीचर है वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन देने का हामिल होता है लेक्चर के दौरान। स्टूडेंट सेंटर, व्हाइल द टीचर इज स्टिल अथॉरिटी, वहां पे अथॉरिटी तो है उसको, एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे अथॉरिटी तो है लेकिन वहां पे टीचर्स और लर्नर्स जो हैं बोथ प्ले अ एक्टिवली रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। दोनों बराबर का किरदार अदा कर रहे होते हैं। जैसा कि ये आप यूं समझ ले कि टीचर जो है ना वो असल में टीचर क्या है? टीचर जो है वो आपको एजुकेट करा रहा होता है, आपकी तरबियत कर रहा है, आपको एडुकेट करा रहा है, ठीक है। उसके अलावा वो आपको बता रहा होता है, नहीं ना सिर्फ वो बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है, फैसिलिटेटर होता है, बल्कि वो गाइडर होता है, बल्कि वो आपकी परवरिश भी कर रहा है। वहाँ शख्सियत में जो आपकी कमी पेशी है उसको भी उभार रहा है। आपकी शख्सियत में जो भी रह गई है कमी, जो भी टैलेंट जो है वो आपका निखर नहीं रहा, उसको पॉलिश कर रहा होता है। तो स्टूडेंट सेंटर में टीचर सुपरवाइजर होता है, एजुकेटर होता है, गाइडर होता है, फैसिलिटेटर होता है और सुपरवाइजर होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है टीचर इज अ स्टिल अथॉरिटी टू फिगर अप्रोच बोथ द टीचर्स एंड लर्नर्स प्ले एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। वो लर्निंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव होता है और टीचर पैसिव होता है, बनिस्बत स्टूडेंट के बिल्कुल पैसिव नहीं होता, सुपरवाइज कर रहा होता है। हाई टीचिंग सेंटर कौन सा होता है? इन्वॉल्व द यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज थ्रू एवीएट्स। एवीएट्स में क्या होता है? आप चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, हाई
टीचिंग अप्रोच में। उसके अलावा आप AV8 से मुराद आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, आप वीडियोस दिखा सकते हैं, आप प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं, आप LED का यूज कर सकते हैं। ये AV8 जो है, चार्ट, व्हाइट बोर्ड, इन सब का यूज जो है आप कर सकते हैं। और हमारे पास जो टीचिंग मेथड बिल्कुल आम सा है, लो टीचिंग मेथड है, दिस इज अ मोर ट्रेडिशनल अप्रोच टू लर्निंग इन्वॉल्व द फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट। बस एक टीचर है और स्टूडेंट्स हैं, उनके दरमियान एक फिजिकल अट्रैक्शन के बाद जो पढ़ाई होती है वो जो है हमारे पास टीचिंग मेथड में आ जाती है। अब द टर्म टीचिंग मेथड रेफर टू जनरेट अ प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द मैनेजमेंट। उसमें क्या होता है कि पेडागोजी के अकॉर्डिंग आप क्लासरूम को सेट करते हैं, आप जनरल प्रिंसिपल्स को रूल आउट करते हैं, रेफर करते हैं और उसकी कैटेगराइजेशन करते हैं, तब जाके एक टीचिंग मेथड जो है वो डेवलप होता है। टीचिंग मेथड्स रेफर टू जनरेट अ प्रिंसिपल। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड में हमारे पास है, वंस अ टीचर अंडरस्टैंड टू नीड देयर स्टूडेंट्स देन दे कैन चूज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड टू यूज। याद रखिएगा कि आपके पास जो टीचिंग मेथड्स हैं, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि टीचर समझने की कोशिश करता है कि उसके बच्चे कहाँ पे जरूरत को देख रहे हैं, मद्देनजर रखे हुए हैं, उनको जरूरत है कहाँ पे, उनके बच्चों को उनकी जरूरत है, टीचर्स की जरूरत है, तब जाके वो अपने जो है टीचिंग अप्रोच में माहिर होते हैं। जैसा कि हमारे पास फ्यू डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, जैसा कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। दीज टीचिंग मेथड्स एग्जांपल्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंडिंग पावर जो है उसकी बेहतर हो जाती है। टीचर सेंटर में आपको बताया, टीचर सेंटर जो है वहाँ पे टीचर सेंटर मेथड में टीचर सर्विस जो है वो अथॉरिटी जो है उसके पास होती है, वो रिसीव कर रहे होते हैं नॉलेज को बाय पैसिवली टू द स्टूडेंट्स। और उसमें गोल्स क्या होते हैं, हमारे SLOs क्या होते हैं कि बच्चा हमारी बात समझ जाए, स्टूडेंट जो है अप्रोच हो जाए, हम बच्चा हमारी बात को समझेगा तो ऑब्वियसली हमारे एम्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, उनको आप लोग मद्देनजर रखते हुए एडवांटेजेस में हमारे पास है कि आप देखें जो टीचर सेंटर है, लोकल मैनेजमेंट है उसमें, लॉजिकल मैनेजमेंट है ऑफ द एजुकेशनल कंटेंट आपके पास होती है। उसके अलावा आप कोऑपरेशन की डेवलपमेंट करते हैं, आप फोकस करते हैं अपने सब्जेक्ट पे, वर्ड टू वर्ड या लिमिटेड सिलेबस जो है आप फोकस करेंगे आप जस्ट उसी सब्जेक्ट पे। डिसएडवांटेजेस में क्या है, लिमिटेड कंटेंट होता है और हमारे पास डेफिशिएंसी होती है स्टूडेंट्स की जो है ऑन टीचर। उसके अलावा समेटिव असेसमेंट कि आप साल के आखिर में जो लेते हैं, यानी कि सम अप करना, साल के आखिर में अगर आप कोई अप्रोच जो है वो अपना रहे हैं, दैट इज सम अप अप्रोच, यानी कि समेटिव असेसमेंट, जायजा लेते हैं आप इम्तिहानात के वजह से, इम्तिहानात के बाद उनको पास करते हैं। स्टूडेंट सेंटर इन द टीचिंग अप्रोच बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मोर और लेस मोर इक्वल। ठीक है, ये कुछ हमारे पास थी असेसमेंट के अकॉर्डिंग जिसकी एडवांटेजेस हैं। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, अजान हो रही है, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो काइंडली। जी, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन पे थे हम लोग। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में क्या होता है कि आपने जो बिल्कुल इब्तदाई जायजा है आप वो ले रहे होते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में उसके लिए अब आज जो स्टूडेंट है आपका वो लर्निंग उसका जो प्रोसेस है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है और उसका नॉलेज जो है वो मीनिंगफुल है क्या नहीं, आप वो देखते हैं। डिसएडवांटेज में क्या, स्पेशल टीचर स्किल्स एक्वायर होनी चाहिए हमारे पास, तभी जाके वो काम हम कर सकते हैं। इट कैन बी
डिफिकल्ट फॉर द सम स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट होता है। इट फोकसेस ऑन द स्टूडेंट टू द पर्सनल डिमांड। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हाई टेक्नोलॉजी। ये वीडियो है, मेरी वीडियो की आवाज आएगी सर, काइंडली बताइएगा। A chalkboard, सर a आवाज desk, क्लियर है? the homework, the books. जी मैम आ रही है। ठीक है। It begins and ends when the bells ring. For centuries now, this has defined what all of us think about school. We have come to believe that this is the one way that students will learn. And with that belief, we have taught all of our students in pretty much the exact same way. But the world has changed, and what it means to be ready to succeed in the future has also changed. That means our model of learning must change. It's happening now, and it needs to happen even more, in more places, for all students, especially for those for whom the current system isn't working. There is strong data that shows we need to rethink learning. Like remodeling a house, we're not just adding a new coat of paint, we're updating the outdated parts and making it more modern and efficient, strengthening what works and fixing what doesn't. Gone are the days when some students can excel and others just get by. Our society needs all kids to excel at high levels. And to make this happen, we need to engage our students like never before. This is student-centered learning. It incorporates a student's skills and interests into the learning process, making the experience more personalized and involving the student in his or her own future. What makes this work? There are 4 key principles of student-centered learning. Number 1, learning is personalized. Personalized learning happens when teachers know students, have strong relationships with them, and can meet students where they are in their development. Number 2, learning is competency-based. Learning is about the information and skills a student has mastered, not just moving through a curriculum. In a competency-based system, students can proceed at their own pace in every subject, enabling teachers to respond to individual needs, interests, and challenges. Number 3, learning happens anytime, anywhere. Students will often make important discoveries about themselves and the world around them when they learn beyond the traditional school day. And outside the traditional school walls, learning doesn't start and stop when the bells ring. And number 4, the last key to student-centered learning is students take ownership. Don't make a decision about students without students. They play a direct role in their own success, actively engaging with the process to ensure the impact is lasting and meaningful. For student-centered learning to work, all 4 of these principles must work together. This is not an a la carte approach. It's reimagining education so it works for all students. The fact is, our world is changing. And with the latest in child development research, we know better than ever before how children and young adults learn. The facts are there, and they point to the need for a new system of learning designed around each student. And when the student becomes stronger and more focused, all of us will benefit from a new generation that is contributing to our communities and our world in so many ways. This is student-centered learning. होप सो आपको समझ आ गई होगी। उसने बहुत अच्छे से आपको 4 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं कि चारों पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में हमारे पास है इंक्वायर करना। इंक्वायरी मीन सवालात जवाबात करना, पूछना। ठीक है, जितना ज्यादा जो पूछता है उतना ज्यादा वो सीखता है। ठीक है, उसके इंटरेस्ट पे बेस करता है कि आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम योर टीचर्स और डिजायरेबल आप उनसे आंसर लेने के बाद सेटिस्फैक्टरी होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन आपकी जरूरी है। ठीक है, तो ये था हम लोगों के पास इंक्वायरी बेस को देखिएगा, उसने बहुत अच्छे से बताया है। सबसे पहले यहाँ पे आस्क, फाइंडिंग द क्वेश्चन दैट मैटर्स। आपके जहन में जो सवालात उभर रहे हैं आप उसको आस्क कीजिए, तलाश कीजिए, आस्क एंड फाइंड। ठीक है, उसको
सोचिए, समझिए, पूछिए व्हाट कैन द आइदर टीचर और स्टूडेंट ग्रांटेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेट। आपने पहले पूछा, पूछने के बाद आपको जो भी जवाब मिला आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं या हैं। अगर हैं तो आप उसको ठीक है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो इन्वेस्टिगेट करना है। गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्वेश्चंस ऑन दैट क्वेश्चन जिसको आपने पूछा है अपने साथ से, जिस पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, टू द रिसर्च। आप रिसर्च के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, आंसर को समझने, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टिगेट करें। नेक्स्ट देखिएगा क्रिएट में उसने बताया है कि शेपिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन। आपने पहले पूछा, तलाश किया, इन्फॉर्मेशन ली, वर्क किया, काम किया, उसके बाद आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, शेप देनी है आपने न्यू इन्फॉर्मेशन को। जैसे देखिए आपके पास कोई भी चीज होती है, आप उसको शेप, कोई भी चीज होती है उसको बेहतर से बेहतरीन शेप देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप उसको शेप दें न्यू इन्फॉर्मेशन को इनटू कोई भी स्कीम बना के, कोई भी की बना के, कोई भी साइकिल बना के, ठीक है, फिर ताकि उसको बच्चे जो है अच्छे से समझ सकें, ठीक है। जैसे कि आपके पास पेपर्स हैं, प्रेजेंटेशन है, आप उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करें ताकि बच्चे जो है याद रखिए। क्रिएटिव में एक चीज आती है जब आप क्लास 1 के लेवल को पढ़ा रहे हो या क्लास नर्सरी के लेवल को पढ़ा रहे हो, तब बच्चा जो है आपकी बात से अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि वो वीडियोस, एलईडीज इनके साथ अट्रैक्शन करता है, देख के समझता है। एक बच्चा जो हमारे पास जिसकी डेवलपमेंट हो रही है वो हमारे पास आता है, याद रखिए कि वो देखने से ज्यादा सीखता है बनिस्बत आपके बताने से। बताना उसको बाद में, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट हमारे पास है तो आप जब वो देखता है तब वो सीखता है, तब वो समझता है, उसके बाद जो है ना वो राइटिंग की तरफ मूव करता है, लिखने की कोशिश करता है। अब है डिस्कशन। यहाँ पे आपके पास डिस्कशन है, जो भी आइडियाज आपने लिए आप वो डिस्कस करते हैं। डिस्कस आप लोगों ने एक आपका फ्रेंड है, आप उससे डिस्कस कर लें। हो सकता है आपकी जो राय है वो उससे इत्तेफाक ना करे, उसके बाद आपने उस जो भी शेयरिंग की है, जो भी डिस्कस किए है आपने, वो क्लासरूम कम्युनिटी जो भी है आपकी करने के बाद अगर आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप उसको घर में डिस्कस कीजिए, आप उसको नेट पे सर्च कीजिए, आप उसको वो पर्सन जो उस फील्ड का है आप उससे डिस्कस कीजिए, तभी जाके आपकी जो क्यूरीज हैं क्लियर। अब आपने उसको सोचना है, रिकॉल करते साथ रिफ्लेक्ट करके ऊपर देयर इनसाइड आस्किंग। आप जो उसको आस्क करें उसके बाद आप उससे फ्री टू आस्क योर इंक्वायरी बेस्ड मेथड। इंक्वायरी बेस्ड मेथड में आप जितना ज्यादा पूछेंगे आप उतना ज्यादा सीखेंगे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है हमारे पास। ये एक ऐसा मेथड है टीचिंग का जहाँ पे बच्चे जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं लेसन प्लान को, ठीक है। एक पर्टिकुलर एबिलिटी या इंटरेस्ट उनका होता है, उस पर वो काम कर रहे होते हैं, उसके बाद जो लेसन प्लान जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। वो उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, तभी जाके वो नीड टू सक्सीड, ठीक है। उसके बाद गेम बेस्ड लर्निंग है हमारे पास। गेम बेस्ड लर्निंग में एक ऐसी अप्रोच है जो वीडियो गेमिंग, ठीक है, आप उसको वीडियो गेम्स के जरिए बता सकते हैं। गेम बेस्ड लर्निंग में जो बच्चे गेम्स के, स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं, उनको आप आराम से उनका प्रॉब्लम जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं आप लोगों के पास जिन्हें आप डिस्कस करें। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू कैन आस्क, यू कैन आस्क सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। मेरे पास 2 मिनट है जिसमें मैं ये कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिन्हें कवर करना चाह रही हूँ। आप एक तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, ठीक है। हमारे पास ऑफिस 2007 है और आगे है फिर 10, फिर उसके अलावा 12, उसके अलावा 16। ऑफिस विस्टा जो है ये हमारे पास नहीं है। उसके बाद एमएस ऑफिस इज द डैश सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है जिसे आप इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद आप कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें ओपन कर सकते हैं। विच फाइल स्टार्ट फ्रॉम एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस की फाइल कहाँ से स्टार्ट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक्सेल की जो फाइल है आपके पास, अगर ग्रीन सा वो एक्सेल का जो कलर होता है ना वो ग्रीन होता है, तो जो बाय डेमो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ग्रीन कलर में होता है। आपकी जो वर्ड की फाइल है वो आपके पास winword.ex से स्टार्ट होती है, ठीक है, exe से।
एमसीक्यूज में अक्सर वो पूछ लेता है। अब बाय डिफॉल्ट फॉन्ट जो है एमएस वर्ड में 2016 में कौन सा होता है, कैलिब्री। ये कैलिब्री जो है या टाइम न्यू रोमन्स जो है या एरियल जो है, ये हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्टाइल है। जब हम वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ वर्ड ओपन करके ताकि आपको अंदाजा हो जाए। यहाँ मेरे पास ये देखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया ग्रीन कलर में एमएस एक्सेल होता है और जिसका कलर जो है वो थोड़ा रेड टाइप हमारे पास प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट से रिलेटेड है, और जो ब्लू जिस पर डब्ल्यू लिखा हुआ है ये वर्ड होता है। ये मैंने इसको ओपन कर लिया। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैलिब्री राइटिंग स्टाइल है। आप यहाँ पे देखिए ये राइटिंग स्टाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। एरियल है, एरियल नैरो है, एरियल ब्लैक है, ये आप जो भी चाहें आप यहाँ पे राइट करें। मैं आपको राइट करके दिखा देती हूँ, इसका साइज आपको इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो ये जो आपके पास सामने नजर आया है बाय डिफॉल्ट से मुराद है वो चीज जब आप ओपन करें तो वो उसमें पहले से सेव हो बाय डिफॉल्ट हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपके पास जो स्टाइल है राइटिंग स्टाइल वो नॉर्मल है, या आपके पास ये राइट लेफ्ट कॉर्नर पे है, ठीक है, या आपके पास ये जो डिजाइन है ये आपके पास जो फोंट कलर है वो आपके पास रेड है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कैलिब्री है। अगर आप इस राइटिंग स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा राइटिंग स्टाइल जिस भी कर्सर पे मैं लेके जाना चाह रही हूँ वो वहाँ पे चेंज होता जा रहा है। मोस्टली टाइम न्यू रोमन्स को दिया जाता है वैल्यू, और उसके अलावा कैलिब्री जो है वो बाय डिफॉल्ट होती है। जी नेक्स्ट हम लोगों के पास है कि व्हाट इज द, ये आप लोगों के पास जो एमएस ऑफिस है पावर पॉइंट जो सॉरी वर्ड है उसमें जो 2016 या उससे अब आपका जो टेम्पलेट है नॉर्मल उसमें कितना होता है 11 पीटी। जैसे कि अभी मैंने वर्ड जो है वो इंक्रीज किया था, साइज उसका साइज इंक्रीज किया था, तो वहां से जैसे मैंने वहां पे 12 या 13 कर दिया था आई थिंक सो, तो यहाँ पे 11 बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। आप याद रखिए आपकी हेडिंग का साइज जो है वो 14 और आपके डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 12 आइडियल होता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो .dox से होती है, उसी से सेव होता है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल प्लस F12 के जरिए आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द F12 यानी कि फंक्शनल कीज आ जाती हैं आपकी, कीज टू ओपन किसके लिए ओपन होती है, सेव डायलॉग बॉक्स के लिए। कुछ ये सामिया से रिलेटेड आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोग देख लीजिए। जी होप सो आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपकी जो वीडियोस हैं वो भी आपको सेंड कर दी जाएंगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। अगर आपको इंक्वायरी बेस या फिर स्टूडेंट सेंटर लर्निंग समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी आप लोगों के लिए। होप सो आपको लेक्चर समझ आया होगा। ओवर टू यू सर गुल मुस्तफा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है डियर पार्टिसिपेंट्स तो आप पूछ लीजिएगा। जी मिस शमसा सर, सर माइक अलाउ कर एक्सक्यूज देते मी हैं मैम, आप। इस्लामियात का टेस्ट वगैरह दोबारा से लिंक शेयर कर दें जो टेस्ट होना है कल। मैं आपको बुक्स भी शेयर कर देती हूँ और कल का जो टेस्ट है वो तो कल के टाइम भी होगा, उसका लिंक मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टेस्ट है या ये पेजेस इंक्लूडेड हैं टेस्ट में। नो जो आज मतलब जी जी जो आज का लिंक है वो आपको नहीं जो मिला, एक ही टेस्ट होना था ना आज और कल का, मुझे लिंक नहीं मिला जो आज टेस्ट होना था। आप ग्रुप में, मैंने तो ग्रुप में शेयर कर दिया था 4 o'clock, ठीक है मैं आपको रीसेंड कर देती हूँ। ठीक है मिस शमसा, आपको लिंक में दोबारा से ग्रुप में आज का टेस्ट का शेयर कर रही हूँ, आप काइंडली टेस्ट कर लीजिएगा। जी सर गुल मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मुझे इंश्योर करा दीजिए कि मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी सर बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सो मच। अच्छा ये टेस्ट का जो लोग पूछ रहे हैं तो इसमें मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपका रोज़ाना 2 जो टेस्ट होते हैं, एक ठीक 4 बजे होता है और दूसरा आपका 5 बजे होता है। तो अगर आपको लिंक नहीं मिलता या आप टेस्ट नहीं कर सके, आप देखना चाहते हैं तो ये 2 टाइम याद रखिए। 4 बजे जाके आप ग्रुप को चेक करेंगे, 4 बजे की टाइमिंग में आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। 5 बजे जाके चेक करेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। वरना ग्रुप ओपन होता है, पूछ लिया करें, मैं भी वहाँ पे होता हूँ, आपके टीचर्स भी वहाँ पे होते हैं, तो वो आपको अगेन जो है आपके साथ शेयर कर देंगे।
आज का जो सेकंड हमारा सेशन है ये जनरल नॉलेज का है। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज को स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपके साथ जो है जनरल नॉलेज को शेयर करूंगा। जस्ट अ मिनट प्लीज। मुझे स्क्रीन बताइएगा जब शेयर हो जाए मेरी। जी सर। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरल नॉलेज में कुछ चीज़ें जो देखने वाले हैं उसमें सबसे पहले आज है यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें हम देखेंगे वीटो पावर कंट्रीज को। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये फॉर्म हुई, इसको बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क यूएसए का एक सिटी है। परमानेंट इसके जो मेंबर्स हैं वो टोटल 5 हैं। चाइना, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ही को ही कहा जाता है, रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यूके, यानी कि हम जिसको उर्फ़ आम में बरतानिया या लंदन कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं उसके वो 10 हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स अभी हमने बात की और 10 जो हैं इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 इयर्स टर्म्स। हर 10 साल के बाद जो है 10 मेंबर्स जो हैं वो 2 साल के बाद चुने जाते हैं। तो ये आपके सामने जिनके फ्लैग नज़र आ रहे हैं, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, ये परमानेंट मेंबर्स हैं, मुस्तकिल मेंबरान कहे जाते हैं। और इनके पास वीटो की ताकत होती है, वीटो की पावर होती है। एक्चुअली वर्ल्ड वार जब शुरू हुई थी, जब जंग अजीम अव्वल और दोम आप लोग जानते हैं शुरुआत हुई, इन्होंने दुनिया में जितनी तबाही फैलाई, तो वहाँ पे कुछ ममालिक ने मिलकर सोचा कि हमें एक ऐसी तंजीम बनानी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे तमाम मुल्क इकट्ठे हों और मिल बैठ के आपस के झगड़ों को सुलझाया जाए और दुनिया को एक बार फिर ऐसी तबाही से बचाया जाए जिसमें बहुत सारे मुल्क एक तरफ हो जाएं, फिर आधी दुनिया एक तरफ हो जाए, आधी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए और वो आपस में लड़ पड़े, तो कितनी नुकसान होता है उसका अंदाज़ा वर्ल्ड वार 1 और 2 में दुनिया ने भुगत लिया है। तो इसको बनाने का मकसद ये था। अब ये जो 5 मेंबर्स हैं, ये 5 मेंबर्स जिनके पास वीटो की ताकत है, ये एक तो आप इनको कह सकते हैं कि ये तरक्की याफ्ता लीडिंग ममालिक थे, इस वजह से ये मुस्तकिल हैं। दूसरा, इनके पास उस वक्त एटमी ताकत थी, ये न्यूक्लियर पावर रखने वाले ममालिक थे। तो यूँ समझें कि ये 5 उस वक्त जब ये मुस्तकिल मेंबर बने, ये दुनिया के चौधरी थे। ये अगर यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई करारदाद आती है, कोई मुल्क किसी की ज्यादती की शिकायत लेके आता है, कोई अपनी शिकायत लेके जैसे ही पहुंचेगा और इन 5 में से एक भी मुल्क उसको वीटो कर दे, वीटो का मतलब है कि अब पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में उस मसले को डिस्कस ही नहीं किया जा सकता। यानी ये किसी भी मसले पर अगर अपना रिपोर्ट दे दें, ऐसे कह दें कि भाई मैं इसको वीटो कर रहा हूँ, मतलब इसको अक़वाम मुत्तहिदा में डिस्कस नहीं किया जाएगा, तो फिर उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। इसकी आपको मैं जिंदा मिसाल दे दूं कि कश्मीर का मसला हो गया या इजराइल का मसला हो गया, फ़लस्तीन का जो मसला है, तो इसमें फ़लस्तीन के मसले पर सबसे ज़्यादा जो वीटो का इख्तियार इस्तेमाल किया है वो अमेरिका ने किया है और इसराइल के हक में किया है। जब भी फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, उसने वीटो कर दिया कि इस पर बात ही नहीं हो सकती, यानी कि इसको हम अपनी ताकत से ही सीधा करेंगे, दुनिया को ज़रूरत नहीं है कि हमारे मसले आके हल करें या आप लोग इसमें कोई रोल प्ले करें। फिर हमारे खिलाफ जो कुछ करारदादें पेश हुई हैं उसमें चीन ने जो है कुछ मामलात में वीटो किया। चीन हमारा दोस्त मुल्क है। इसी तरह ये लोग ये 5 जो चौधरी हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा को यूँ समझे कि इनके घर की खादमा है और ये जब चाहते हैं किसी भी करारदाद को वीटो कर देते हैं और जब चाहते हैं किसी मसले को डिस्कस भी कर लिया जाता है। तो एनी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कैन वीटो द एक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, ये अभी हमने बात की है। ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड,
हाउ मेनी ओशंस आर देयर, समंदर कितने हैं इस दुनिया पे, बड़े बड़े समंदर जो हैं। अच्छा, अगर आप दुनिया के नक्शे को देखें जिसको हम गोल समझते हैं कि दुनिया हमारे पास जो है वो गोल है, उसमें ये जो हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि 5 समंदर हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक, तो ये 5 समंदर हैं कहाँ पे? अगर देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो तो पानी में है, तो इनकी कोई हदूद तो है नहीं, तो फिर इनको किस तरह से नाम दिया गया है? इनको नाम ऐसे दिया गया है कि ये जिन ममालिक के करीब हैं उन हिस्सों को उस मखसूस समंदर का नाम दे दिया गया। देयर आर 5 ओशन, पैसिफिक, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, डीपेस्ट, तो ये 3 इसकी खसूसियात हैं। मरीना ट्रेंच में है ये, 165.2 मिलियन किलोमीटर पे फैला हुआ है ये। दूसरे नंबर पे आता है एटलांटिक, सेकेंड लार्जेस्ट, उसकी लंबाई आपके सामने लिखी हुई है, कितना लंबा है ये। इंडियन ओशन जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड लार्जेस्ट है। साउदर्न जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट है, और आर्कटिक स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है, और ठंडा भी है, कोल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आर्कटिक, अंटार्कटिका जिस तरह आप जानते हैं कि कितना सर्द है, तो ये उसी हिसाब से फिर आर्कटिक यानी कि सर्द। अच्छा जी, इनको याद कैसे करेंगे? हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स? ये एक ट्रिक है, PAISA, पैसा। पैसा एक वर्ड आप जानते होंगे। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से साउदर्न, A से आर्कटिक। तो इस तरह अगर आप सिर्फ पैसा का वर्ड याद कर लें तो आपको ये 5 के 5 ओशियंस रिमेंबर करना आसान होगा। इसके बिल्कुल राइट पे देखिए एक छोटी सी, अब एक वर्ल्ड का मैप है और उसमें आपको नक्शे में दिखाया गया है कि कौन सा ओशियन कहाँ पे पाया जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं। सार्क, SAARC stand for South Asian Association for Regional Cooperation। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एशिया में पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये हमारा जो एरिया है, यहाँ पे इन ममालिक ने मिल के अपनी जो है एक एसोसिएशन बनाई है रीजनल कोऑपरेशन की, उसको सार्क कहा जाता है। 8 दिसंबर 1985 को बनाई गई है और ढाका बांग्लादेश में इसका क़याम अमल में लाया गया। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। टोटल इसके मेंबर 8 हैं, यानी कि इसमें 8 ममालिक शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है इसके इसार रुवान वीराकून, ये 3 मार्च 2020 से अब तक इस वक्त भी वही हैं। पाकिस्तान ने सार्क को जो ज्वाइन किया था वो 8 दिसंबर 1985 को ही किया था, यानी जब ये इसका क़याम अमल में लाया गया। तो ये आपके सामने कुछ जो है वो सार्क ममालिक का एक इस तंजीम का एक मोनोग्राम भी है, और उसके साथ जो ममालिक 8 शामिल हैं वो भी आपके सामने है जी। तो कौन कौन से ममालिक हैं, अगर हम इनको याद करना चाहें तो कैसे करेंगे? देयर आर सम ट्रिक्स टू रिमेंबर। इस तरह की कुछ चीज़ें हम साथ साथ शामिल करते जा रहे हैं। पहले नंबर पे अब देखें, जिस तरह आपने एक फिल्म भी देखी होगी MBBS, मुन्ना भाई MBBS, ये बिल्कुल वैसा ही है। MBBS स्पेन, MBBS स्पेन से आप इन सार्क ममालिक को याद कर सकते हैं। कैसे? MBBS, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, MBBS स्पेन, पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, A is for अफगानिस्तान, I इंडिया, एंड N नेपाल। लैंड लॉक्ड कंट्रीज इन एशिया, ऐसे ममालिक जिनके करीब दरिया नहीं है, समंदर नहीं लगता। Landlocked countries is a country that does not have territory connected to an ocean, जिनके करीब समंदर नहीं है। टोटल लैंडलॉक्ड जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड में 44 है। 44 ऐसे ममालिक इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके आसपास पानी तक नहीं है। टोटल लैंडलॉक्ड जो कंट्रीज एशिया में है वो 12 है, जिसमें काज़ाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। काज़ाकिस्तान रूस का वो मुल्क जो से अलग हुआ था जब रूस टूटा था। उसके बाद वेटिकन सिटी इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। वेटिकन सिटी के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ईसाइयत का एक छोटा सा शहर है। जिस तरह हमारा मुकद्दस मकाम जो है खाना काबा सऊदी अरब में मौजूद है, हम कहते हैं खाना काबा हो गया, मक्का और मदीना हमारे लिए मुकद्दस हैं, तो ये वेटिकन सिटी जो है उनके जो पॉप होते हैं, उनके जो टॉप के मजहबी लीडर हैं, पॉप होते हैं, वो इस वेटिकन सिटी से चुने जाते हैं। इनके पूरी दुनिया से जो हैं ये पॉप्स इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे उनका इंतखाब होता है। वेटिकन सिटी एक ऐसा छोटा सा शहर है
जिसमें किसी मुल्क की अमलदारी नहीं है, ये बजाते खुद एक मुल्क है। वहाँ पे पॉप होते हैं, उनकी हुकूमत होती है और उन्हीं की पुलिस होती है, यानी कि उनके खिदमतगार होते हैं। दुनिया की कोई फौज, कोई पुलिस वहाँ पर नहीं होती। वेटिकन सिटी इंडिपेंडेंट सिटी ऑफ पॉप्स, मजहबी लोगों की। अच्छा जी, हाउ टू रिमेंबर द रेंज ऑफ लैंड लॉग कंट्रीज इन एशिया। किस तरह, जिस तरह अभी हम एक ट्रिक्स की बात कर रहे थे कुछ चीज़ों की, तो इसका भी एक ट्रिक है। माल्टा बैंक यूके, ये एक 3 वर्ड पे मुश्तमिल जो एक छोटी सी ट्रिक है। माल्टा बैंक यूके, माल्टा से मंगोलिया, मंगोलिया का फिर आगे हमने दारुल हुकूमत कैपिटल नेम लिखे हुए हैं, उलान बातर, अफगानिस्तान काबुल। अच्छा, उसके बाद एल से लाओस, विंटाइन, टी से ताजिकिस्तान, दुशंबे, फिर टी से तुर्कमानिस्तान, एक्सक्यूज मी। अच्छा, अशगाबाद, उसके बाद ए से आज़रबाईजान, बाकू, उसके बाद भूटान, थिम्पू, उसके बाद आर्मीनिया, येरेवन, उसके बाद नेपाल, काठमांडू, उसके बाद किर्गिस्तान, बिश्केक, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, उसके बाद कजाकिस्तान, नूर सुल्तान। ये जो नाम है ये आप याद कर सकते हैं, माल्टा बैंक यूके। इसमें देखेंगे आपके जिस तरह कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तो ये रूस का ही हिस्सा है जिनके करीब कोई पानी नहीं है। इसी तरह अफगानिस्तान में भी पानी नहीं है। तो ये वो ममालिक हैं जिनके करीब समंदर की कोई सरहद नहीं है, समंदर नहीं लगता, तो ये लैंड लॉक्ड है। प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, इसके बाद हम आते हैं हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अच्छा, 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें एक नवा भी है, अभी हम देखेंगे, क्योंकि हम बुक्स में पुराने जो है वो 8 ही पढ़ते आ रहे हैं ना। लार्जेस्ट जो है वो जुपिटर है और स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है। जुपिटर और मरकरी। अच्छा, अब जो सबसे इसमें हम ये भी देखेंगे कि जिसकी 2 चांद हैं जमीन में, और वो वेनस है, ट्वेन ऑफ अर्थ। अच्छा, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5वां जो है, जमीन जो है उसका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है अगर हम जमीन को देखें। तो आर्डर की अगर हम बात करें, आर्डर फ्रॉम द सन जो है वो कितना है, यहाँ पे कुछ आपके सामने मेजरमेंट्स होंगी कि अगर हम सूरज को एक तरफ रखें तो मरकरी कितना दूर है, फिर उसके बाद वेनस कितना है, अर्थ कितना है, मार्स कितना है। ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी आपको क्लियर पिक्चर दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल लेफ्ट पे जो है ये सन है, बिल्कुल लेफ्ट पे। अब उसमें आपके सामने कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ क्लियर कर दी हुई हैं। सन है, उसके बाद बीच में देखेंगे आप कि ये मरकरी है, मरकरी के बाद वेनस है, उनकी मेजरमेंट्स आप देख लेंगे, डिस्टेंस देख लेंगे कितना दूर है। उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस एंड देन नेपच्यून। नेपच्यून जो है, अब कहा जाता है कि ये भी शामिल है, इसको निकाल दिया गया था। तो कितने हो गए, 8 और 9। Pluto is the 9th planet of our solar system. प्लूटो के बारे में कहा जाता है, पहले बुक्स में इसको जो है निकाल दिया गया, फिर शामिल किया गया। इसके बारे में साइंस जो आ रहा है वो 2 किस्म की हैं। फिलहाल हम बुक्स पे ही रहेंगे, तो आप इसको इसी हद तक रहने दे सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ऑर्बिट ऑफ द सोलर सिस्टम। किस तरह से हम याद करेंगे जी इनको? तो यहाँ पे फिक्रा देखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। माई, बीच में देखिए, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। अब देखिए, माई के एम से मरकरी, वेरी से वेनस, एजुकेटेड से ई से अर्थ, मदर से एम से फिर मार्स, जस्ट से जुपिटर, उसके बाद सर्व्ड से सैटर्न, और उसके बाद यू से यूरेनस, और उसके बाद न्यूट्रन से नेपच्यून। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसकी वजह से आप इन नामों को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। स्मॉलेस्ट सेल, स्पर्म, सबसे छोटा सेल होता है इंसानी जिस्म के अंदर, सबसे छोटा सेल। स्पर्म आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोजोन, प्लूरल स्पर्मेटोजा। इसको पूरी आप डेफिनेशंस को देख लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट एनिमल्स इन हायर वर्टिब्रेट्स, स्पेशली मैमल्स। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस।
द स्पर्म यूनाइट्स विद फर्टिलाइज एंड ओवम, एग में होता है ये, और फीमेल टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। सबसे छोटा सेल होता है। हमारे जिस्म के अंदर जो हमारा बाजू है, हमारा हाथ है, उसके अंदर 72 टाइप की बोन्स होती हैं, यानी कि मसल्स होते हैं। मसल जो होते हैं वो 72 होते हैं। बोन्स की आगे हम चल के बात करते हैं। आप देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ मसल्स इन द ह्यूमन आर्म। ह्यूमन आर्म के अंदर कितने होते हैं? 72। नंबर ऑफ मसल्स पूरे जिस्म के अंदर कितने होते हैं पूरी बॉडी में? 639। मेरी स्लाइड थोड़ी सी पीछे रह गई है, हाँ ये आ गया, नंबर ऑफ मसल 639 जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और वो है एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कितनी होती है एवरेज लेंथ जो होती है? वो 7 मीटर्स होती है जी। लार्जेस्ट आर्टरी, आर्टा जिसको कहा जाता है वो, यानी कि आप ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है उसका नाम क्या है, तो वो आर्टा होता है जी। नंबर ऑफ रिब्स, हमारे रिब के अंदर जो है वो, हमारी जो रिब है वो कितनी होती हैं? अगर हम उसको उनको अगर हम काउंट करें तो वो कितनी होती हैं? 24, 12 एंड पेयर्स। तो ये 24 होती हैं, और 12 जो होती हैं वो पेयर में होती हैं। चलें जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नंबर ऑफ मिल्क टीथ, दूध के दांत कितने होते हैं हमारे मुंह में? 20। और टोटल कितने होते हैं? 32। उनमें से 20 जो हैं वो दूध के दांत होते हैं। शुरुआत की उम्र में जब हमारे दूध के दांत होते हैं वो टूटते हैं, तो फिर जाहिर है कि जिनको हम मुस्तकिल या परमानेंट टीथ कहते हैं, मुस्तकिल दांत कहते हैं, वो निकल आते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड, अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा कहलाता है? और वो कहलाता है हमारा लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट, हमारे पाँव में कितनी हड्डियां होती हैं? 26। 26 हड्डियां होती है हमारे पाँव में। नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बॉडी, और न्यू बॉर्न बेबी की जो बॉडी होती है उसमें 300 बोन्स होती हैं। स्मॉलेस्ट बोन हमारे जिसमें कौन सी है? जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे, हमने लार्जेस्ट भी देखा, मसल्स भी देखे, बोन्स भी देखे, तो ये स्टेप्स होती है, और ये हमारे एयर में होती है। हमारे कान की हड्डियां जो होती हैं वो बारीक से बारीक जो हड्डी है, छोटी से छोटी है, वो ये है स्टेप। बिगेस्ट सेल, अभी हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्पर्म होता है। तो बिगेस्ट सेल कौन सा होता है? एग सेल, ओवम जिसको कहते हैं। ये हमारे जिस्म के अंदर जो होता है वो बिगेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे जिसमें क्या होता है? एंड दिस इज चिल। हमारी जो चिल होती है ये लार्जेस्ट ऑर्गन होती है। यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए जो है एक बार चेक करना चाह रहा हूँ, मेरी आवाज़ किसी को आ रही है? मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है? एनीवन एल्स प्लीज? बिल्कुल सर, विजिबल है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हमारी स्लाइड जो थी ये हमारी थी जनरल नॉलेज के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं ठहरना चाहूँगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो हम उसको देख लेते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखिएगा मैम नगीना, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। जी जी सर। इन द नेम ऑफ अल्लाह हू इज रहमान एंड रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज के बाद वो है विमेन राइट्स के हवाले से। इसमें सबसे पहले हम एक कोट चेक कर लेते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। ऑड्री हेपबर्न। प्रोटेक्शन ऑफ विमेन, तहफ़्फ़ुज़ निस्वा।
आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको क्लियर है। क्यों न नाज करूं यस अपनी सर। सन्फ़े नाजुक होने पर, मेरे ही वजूद से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हम बात करेंगे, हमारा जो दूसरा हिस्सा है अपने सेशन का, वो है तहफ़्फ़ुज़ निस्वा, विमेन राइट्स के ऊपर। आउटलाइंस क्या होगी इसकी? हम जेंडर को डिस्कस करेंगे जी। जेंडर क्या होती है? डिफाइन जेंडर है गेट सेंस एंड अवेयरनेस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसके बारे में आगाही को देखेंगे हम। सोशल एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हैं, द स्टेटस ऑफ मेन एंड वुमेन इन इस्लाम है। अंडरस्टैंड जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, द साइलेंट फीचर्स ऑफ पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है, understand the functions of violence against women center, VAWCS, established for the protection and rehabilitation of women। ये हमारी आउटलाइन होगी। प्रोटेक्शन ऑफ women, gender sensitization and its awareness। औरत बिलाशुबा अल्लाह की एक बेहतरीन तख्लीक है, लेकिन अज़ल से हमेशा तनकीद का निशाना या जुल्म का शिकार रही होती आ रही है। अपने वजूद में आने के कुछ अरसे बाद ही जन्नत से निकलवाने का इल्ज़ाम लग गया। जिसने बहकाया उसी की तरफ किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन जो बहकावे में आ गई उसे सफाई का मौका तक नहीं मिला। औरत को जहमत समझा गया है, बेवकूफ़ कहा गया है, घर में बोझ करार दिया गया। हत्ता के दौरे जाहिलियत में बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। सती की रस्म आम थी। अगर आप लोग सती को जानते हैं तो इंडिया में, यानी कि हिंदुइज्म में, ये है कि अब तो बहुत कम होता है। शायद दौर थोड़ा सा जदीद हो गया है, मीडिया आ गया है, वरना ये कुछ अरसे तक ये रस्म चलती रही है कि अगर किसी नई नवेली दुल्हन का शोहर भी फौत हो जाता था, मर जाता था, तो उसकी चिता के साथ जब उसको आग लगाई जाती थी तो उस नई नवेली दुल्हन को भी जिंदा जला दिया जाता था। इसको सती कहा जाता था। ये सिर्फ नई दुल्हन के लिए नहीं था, बल्कि खामन के मरने पर औरत को उसके उसकी जो औरत होती है, उसकी जो बीवी होती है, उसको जिंदा जलाने की रिवायत जो है उसको सती कहा जाता था। जबकि इस दौर में भी खून बहा के बदले में बच्चियों और औरतों के लिए वन्नी जैसी रस्म मौजूद है। वन्नी आप बेहतर तौर पे जानते होंगे, मीडिया का दौर है, अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि किसी जुर्म की पादाश में जो है वो बेटियों को, छोटी लड़कियों को जो है वो एक तरह से उस एवज में दे देना कि आप लोग इनसे शादी कर लो, ये वनी कहलाती है। कबायली इलाकों में आज भी जायदाद की खातिर औरतों का निकाह कुरान पाक से कर दिया जाता है। बल्कि कहीं मैंने पढ़ा भी था कि ज़्यादातर सिंध के जो वडेरे होते हैं वो अपनी जायदादों को बचाने के लिए, सिंध से नहीं हर जगह पे ही ऐसे होता है, वो ऐसा करते थे। ये आज से चंद साल पहले की बात है कि इसका जी निकाह जो है मैंने अपनी बेटी का या अपनी बहन का कुरान पाक से कर दिया है। मतलब क्या हुआ कि सारी ज़िंदगी बैठी रहेगी, उसका हिस्सा देना नहीं पड़ेगा। इन्हीं मनफी रवैयों की बदौलत ख़वातीन के हकूक़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ तलब किए जाने का सिलसिला ताहाल जारी है। आज ख़वातीन तकरीबन हर प्रोफेशन में कदम रख चुकी हैं, चाहे वह डॉक्टर हों, इंजीनियर, उस्ताद, राइटर, जर्नलिस्ट हों या पायलट हों, सियासत हो या मीडिया का, हर मैदान में मर्द के शाना बशाना काम कर रही हैं। जहाँ तक हम जेंडर की बात करते हैं या हसासियत की बात करते हैं, तो हसासियत से मुराद महज हकूक़ की तकरार नहीं है, बल्कि सिनफी इम्तियाजी सलूक माशरे में मौजूद तमाम असनाफ की हसासियत और सिनफी मसावात के खदशात के बारे में शऊर उजागर करना है, ताकि सदियों से राइज हाकमियत के बेजा एहसास और रवैये में लचक पैदा की जा सके। देखते हैं थोड़ा सा मजीद इसको। डेफिनेशन ऑफ जेंडर, सिनफी हसासियत और उसकी आगही। सिंफ से मुराद औरत और मर्द के वो किरदार हैं जिनका तयन माशा करता है, जिनकी बुनियाद पर लोगों के तस्वुरात बनते हैं कि मर्द और औरत क्या कुछ कर सकते हैं और क्या नहीं, और किन वसाइल तक उनकी रसाई होनी चाहिए। सिंफ का ताल्लुक उन माशरती ताल्लुकात से है जो औरतों, मर्दों, बच्चियों और बच्चों के माबैन समाजी अखलाकी कदरों ने मुतय्यन किए हैं। मुख्तलिफ माशरों में औरतों, मर्दों, बच्चों और बच्चों के रवाबित मुख्तलिफ हैं। बाद माशरों में ये समाजी ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनमें मर्दों और औरतों को तालीम, सेहत, मुलाजमत और दीगर शोबों में बराबरी के मौके मिलते हैं, जबकि कुछ माशरों में यकसां सहूलतें मुयसर नहीं होती।
इसके बरक्स जिन्स मुतय्यन करदा हयातियाती तफरीक की तरफ इशारा करती है। मर्द और औरत दोनों यकसां तौर पर काम करने की सलाहियत रखते हैं, मसलन खाना पकाना, सफाई करना, गाड़ी वगैरह चलाना। सिनफी किरदार किसी माशरे, कम्युनिटी या दूसरे माशरती ग्रोहों में सीखे हुए रवैये हैं जो औरत और मर्द की सरगर्मियाँ, अहदाफ और जिम्मेदारियाँ तकसीम करते हैं। इंसानी किरदार जहाँ उम्र, नस्ल, अखलाकियात और मजहब से मुतासर होता है, वहीं जोग्राफियाई, माशी और सियासी माहौल से भी मुतासर होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और भी बात क्लियर करना ज़रूरी समझूंगा कि यहाँ पे मैं सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँगा, बल्कि किसी भी पॉइंट पे आप कुछ एडिशन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, तो प्लीज़ मुझे खुशी होगी कि आप उसमें अगर कुछ चीज़ें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें। करेक्टर बिल्डिंग ऑफ जेंडर, अगेन जो है एक मशहूर कॉल आपके सामने लाना चाहूँगा मैं। एंड आई थॉट यू नो अ लिटिल जेंडर confusion makes a better person. A little adversity in life at an early age, it's character building. Leslie Gore. सिनफी किरदार साजी, सोशल डेवलपमेंट ऑफ जेंडर। अच्छा, सिनफी किरदार साजी से मुराद वो माशरती अमल है जिसके ज़रिए मर्द और औरत को मखसूस माशरती किरदार निभाने का तरीका सिखाया जाता है। मसलन लड़के को बैट या हॉकी दो, लड़की को गुड़िया, लड़का बाहर के काम करे, लड़की घरदारी करे वगैरह। तहम बात यह है कि किरदार साजी के इस अमल में लड़कों और लड़कियों को यकसा मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। किस तरह से इंस्टीट्यूशंस ऑफ करेक्टर बिल्डिंग फॉर जेंडर, हमारे स्कूलों में किस तरह से इंस्टीट्यूशन जो है वो किरदार अदा करते हैं। वालदैन, घर, मोहल्ला, माशरा, स्कूल, तालीमी इदारे, ज़राए इब्लाग, काम की जगह, रियासती, हुकूमती, सियासी और मजहबी इदारे सिनफी किरदार साजी के इदारों के तौर पर काम करते हैं। यानी हम अपने माशरे में मर्दों को कैसा देखना चाहते हैं, ख़वातीन को कैसा देखना चाहते हैं, हम उसी हिसाब से अपने निसाब बनाते हैं। अपने तालीमी इदारों में जो तरबियत के मौक़े हैं वो उसी हिसाब से फराहम किए जाते हैं। तो फिर हर माशरा जो है अपने हिसाब से अब जिस तरह का माशरा वो चाहता है, जिस तरह के वो अफराद बनाना चाहता है, जिस तरह की वो कौम बनाना चाहता है, तो वो उसी हिसाब से अपने निसाब को तरतीब देता है, अपनी सरगर्मियों को तब्दील देता है। और ये फिर अगर हम मज़हब की तरफ चले जाएँ तो ये इसमें मज़हब का अंसर भी बहुत गालिब होता है कि जो जिस तरह हम मिसाल देते हैं कि एक माशरा अगर इस्लामी माशरा है तो हमें इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम में कौन कौन से हकूक़ मर्दों के लिए हैं, कौन से ख़वातीन के लिए हैं। तो ये एक ईसाई माशरे से, एक फॉरेन कंट्री से जहाँ पे जो लादीन हो, जिसमें मज़हब भी ना हो, तो उनकी रिवायात से, उनके माशरों से ये चीज़ें ज़रा सी हट के होती हैं। एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिस ऑफ जेंडर जो होती हैं, यानी कि सिलाई कढ़ाई हो गई या दूसरी जो ख़वातीन में ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हमने एक तरह से अलग अलग जो है वो तकसीम कर रखी हैं सरगर्मियाँ कि ये काम, अभी हमने स्टार्ट में बात की थी कि ये काम मर्दों ने करने हैं और ये काम औरतों ने करने हैं, कुछ मखसूस काम हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें जो मर्द कर रहे हैं वही ख़वातीन कर रही हैं। ये आप जब कपड़ों की बात करते हैं तो क्योंकि ये मखसूस चीज़ें ऐसी हैं जो ख़वातीन करती हैं, तो दर्जी, फैशन डिज़ाइनर मर्द भी हैं। खाना पकाने में अगर देखा जाए तो जो शेफ़ हैं वो मर्द भी हैं। इसी तरह ख़वातीन जो है वो मर्दों के शोबे में हैं, पायलट हैं, आर्मी में हैं, टीचिंग में हैं, जो भी काम कर सकते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर जगह पे ख़वातीन नज़र आती हैं। इवन के पॉलिटिक्स में भी नज़र आती हैं। आपके वज़ीर आज़म तक, आपके मुल्क की जो खातून वज़ीर आज़म रही हैं, किसी भी इस्लामी कंट्री की, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पहली वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में बनी थी। तो इस तरह से आज के दौर में बिल्कुल ही किसी ख़ास जगह पे मुतय्यन कर देना, किसी को महदूद कर देना बहुत ही मुश्किल काम है। सिंफ की बुनियाद पे जो सरगर्मियाँ हैं आपके सामने कुछ तस्वीर नज़र आ रही होंगी। इसमें आपको आरफा करीम भी नज़र आ रही होगी, इसमें आपको हमारी पहली पायलट भी नज़र आ रही होंगी, इसमें फातिमा जिनाह भी नज़र आ रही हैं आपको। तो देख लें कि हमारी ख़वातीन ने जो है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, वो सफ़े अव्वल में किस तरह से शामिल रही हैं। अगर हम सरगर्मियों की बात करें तो माशी सरगर्मियों में अगर देखा जाए तो चीज़ों की खरीदो फरोख्त की खिदमात पे मुश्तमिल होती हैं, यानी किसी फैक्ट्री में काम करना, किसी ज़रिए शोबे में काम करना।
खेतों में काम करते हुए आप बहुत सारी हमारी आबादी को जानते हैं कि वो खेतों में मर्दों का हाथ बटाती हैं, काम करती हैं, जिनके जानवर होते हैं, चारा काटना, घरों में अपने काम के अलावा जानवरों की देखभाल करना, खेतों खलिहानों में मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं वो। इसी तरह ज़राअत के शोबे में यानी हम जो बात कर रहे हैं तो औरत का कुलीदी किरदार है। सियासी सरगर्मी में देखा जाए तो हमने अभी बात की कि सूबाई और कौमी असम्बली में खवातीन की शमूलियत 33%, जो पहले से भी बहुत ज़्यादा है, 33% है। समाजी सरगर्मियों की अगर बात की जाए तो कौन सी शादी ब्याह की तकरीबात हैं, शिरकत है, बीमार की इयादत करना है, ताज़ियत करना है, तो खवातीन मर्दों के शानो बशाना ही होती हैं। सनती तरक्की की अगर बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे कि माशरे में खवातीन बतौर अगर पायलट हैं, असातिज़ा हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सियासी और समाजी कायद हैं, तो हर शोबे में, ज़िंदगी के हर नुमाया शोबे में अपना किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान की नुमाया अगर ख़वातीन की बात की जाए तो पहले पहले नंबर पे नाम हम लेना चाहेंगे मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का। तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद आज़म के साथ इन्होंने मिल के कितनी अनथक मेहनत की। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनके बाद अगर हम बात करें आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म। इस तरह अरफा करीम, कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। इसके बाद मलाला यूसुफजई, दुनिया की कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता तालबा जो हैं वो भी पाकिस्तान से हैं। और ये जो हमें पायलट नजर आ रही है बिल्कुल लेफ्ट पे सबसे ऊपर ऊपर, शहनाज लगारी, पहली पायलट खातून। और मरियम मुख्तार जो है वो पाकिस्तान की जो है, ये थोड़ी सी स्लाइड कट गई है जी, इस्लाम एंड जेंडर। अच्छा, ये जो आपको कोफेमा नजर आ रही हैं, ये कोफेमा भी जो है ये पाकिस्तान की पहली आप कह सकते हैं कोफेमा है। उसके बाद यहाँ पे शर्मीन उबैद चेन्नई नजर आ रही हैं आपको। और ये जो अभी हम बात कर रहे थे, ये मरियम मुख्तार जो है ये बिल्कुल फातिमा जिन्नाह के राइट पे जो है ये मौजूद है हमारे पास। इस वक्त एसएसपी हैं, एसपी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स कितनी ज़्यादा खवातीन हैं। आप लोगों ने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे देखा होगा असिस्टेंट कमिश्नर्स कितने ज़्यादा हैं। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि किसी भी मुकाबले के इम्तिहान में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। इस्लाम एंड जेंडर, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इस्लाम की तरफ आते हैं। इस्लामी नुक्ते नज़र से पहले पहले है जी निकाह। हर माशरा ख़ानदान की बुनियाद पे वजूद में आता है, यानी कि ख़ानदान जो होता है वो होता ही शोहर और बीवी के पाकीज़ा रिश्ते से बनता है। हमारे माशरे के एतबार से एक अहम सवाल यह है कि मर्द या औरत अपनी शादी के सिलसिले में फैसला कौन इख्तियार के मालिक हैं या नहीं। अमूमन मर्दों के इस इख्तियार को तस्लीम किया जाता है, लेकिन औरतों के इख्तियार पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। बज़ाहिर इस ज़िम्मन में सबसे अच्छी सूरत हाल ये है कि ये रिश्ता होने से पहले मर्द औरत के ख़ानदान के सब अफराद उस रिश्ते से मुतमईन हों। ताहम अगर ऐसी सूरत हाल ना हो तो कानूनी तौर पर हर मर्द औरत इस मामले में खुद मुख्तार है। कुरान मजीद के मुताबिक निकाह एक मुआहदा है जो बुनियादी तौर पर दो बालिग और मामला फहम मर्द और औरत के दरमियान वजूद में आता है। वही दोनों इकट्ठी जिंदगी गुजारते हैं और वही तमाम तर जिम्मेदारी कबूल करते हैं। अच्छा, इसमें यह भी है, मैं किसी एक हदीस में पढ़ रहा था, एक वाक़या मेरे इल्म में आया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून जो कुरैशी थी और पहले इस्लाम कबूल नहीं किया था उन्होंने, तो उनकी शादी जो है, एक कहा जाता है कि वो दोनों गुलाम थे, एक अच्छे ख़ानदान से थी, एक हबशी गुलाम थे। तो दोनों की जब शादी इस्लाम से पहले हो चुकी थी, जब दोनों इस्लाम लेके आते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनका ये मुकदमा पेश होता है। वो खातून जो है अपने शोहर को छोड़ देती है। तो वो आपके पास आता है, रोता है और कहता है कि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है, आप इन्हें कहें कि वो मुझे ना छोड़े, मेरे साथ रहे। आप उन्हें बुलवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी बात है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ और ये अभी भी गुलाम है। वो तो मुसलमान ही चुके थे, ये मुसलमान, मैं बीवी जो हूँ मैं आज़ाद हूँ और ये जो है गुलाम है। अ, तो फिर आपने फरमाया कि अच्छा तुम क्या चाहती हो। उसने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। पहले तो आपने कहा कि तुम इसके साथ रहो, तो उसने कहा कि आपका ये हुक्म है या आप मेरी राय पे इसको छोड़ रहे हैं। आपने फरमाया कि नहीं, मेरा ये हुक्म नहीं है, तुम क्या चाहती हो। उन्होंने कहा कि ये गुलाम है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। यानी एक तरह से दिल से होता है कि उसका दिल नहीं कर रहा था कि अब मैं गुलाम के साथ रहूं, तो आपने उसको जाने की इजाज़त दी। इस तरह आपने ये भी फरमाया कि अगर, जिसको हम वली कहते हैं, कि जब भी वली शादी करना चाहता है, वालिद है, बड़ा भाई है, तो वो खातून की रजामंदी पूछे। अगर खातून रजामंद है, लड़की रजामंद है शादी पे, तो फिर उसकी शादी करने, वरना उसकी शादी करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। इसी तरह
अगर शादी हो जाती है, शादी के बाद खुला और तलाक का एक हक इस्लाम देता है। तलाक जो है वो मर्द के पास है, लेकिन अगर औरत चाहे तो वो अलहदगी, जिसको खुला कहा जाता है, वो ले सकती है मर्द से। इस्लाम ने अगर मर्द को हक दिया है कि वो तलाक दे सकता है, तो औरत खुला हासिल कर सकती है। और ये भी आपके लिए एक शायद इंटरेस्टिंग फैक्ट हो कि कुरान पाक में सबसे हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम जो है, हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा काम जो है वो तलाक को करार दिया गया है। यानी हलाल है, जायज़ है, लेकिन ये नापसंदीदा तरीन अमल है कि कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे। तशद्दुद, वायलेंस। तशद्दुद से मुराद किसी फर्द को जिस्मानी नुकसान पहुंचाना या जहनी दबाव मुसल्लत करना है। उनमें घरेलू तशद्दुद हो गया, जिस्मानी तशद्दुद, नफ्सियाती दबाव, माशी इस्तेहसाल, ताकुब या पीछा करना, और आजकल तो वो साइबर क्राइम यानी मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के जरिए किसी को परेशान करना, जुर्म या धमकियां देना उसमें शामिल है। आजकल की क्या पोजीशन है, प्रेजेंट कंडीशन को अगर हम खवातीन की देखें, 21वीं सदी के तौर पे हम देख रहे हैं कि उसमें खवातीन जहाँ पे बहुत सी जगहों पे काम कर रही हैं, तो उनके लिए जायदाद की विरासत में खवातीन से इम्तियाजी सलूक होता है। काम की जगहों पे उनसे इम्तियाजी सलूक होता है, बदसलूकी की जाती है। घर में खावन का नारवा रवैया कहीं कहीं, यानी बहुत रेयर केस होते हैं, वरना ज्यादातर जो होता है वो ऐसे ही होता है। मर्दों के बराबर काम करने के बावजूद कम उजरत, जहेज ना लाने पर ससुराल वालों का तशद्दुद, आमेज रवैया, लड़कियों की तालीम के मामले में वालिदैन की तंग नजरी, हकूक की पामाली वगैरह, इन सब को भी अगर छोड़ दिया जाए। आप में से जो वर्किंग वेमेन हैं, आप जानती हैं कि बल्कि मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि जहाँ पर भी आपका सब ऑर्डिनेट कोई मर्द होगा, खवातीन, चाहे आप टीचिंग में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, कहीं पे भी हैं, मैं आपको एक एक जनरल सी मिसाल दे रहा हूँ, जहाँ पर भी सब ऑर्डिनेट खवातीन होंगी और आपका बॉस जो है वो मर्द होगा, तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने काम में, अपने इख्तियारात में, जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, यानी वो आपका बॉस होगा, तो वो आपको हैरास करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं करते, वरना हर बंदा जो है, हर मर्द जो है, वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। ये सूरत हाल है आज के जदीद दौर में। द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, पंजाब हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट जो मुतारिफ करवाया है, वो पंजाब असम्बली में पेश किया गया, जिसे 24 फरवरी को 2016 को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। कौन सा एक्ट था? घरेलू तशद्दुद, इसमें जज्बाती नफ्सियाती बदसलूकी हो गई, माशी अदम मुसाफ़ात हो गया, हरासा करना हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इस तरह के जो हैं वो जुराइम को शामिल किया गया। मुतासरा खवातीन के लिए यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर जो है 1043 का इजरा किया गया। तमाम अजला में इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन और दारुल अमान मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया। पहले भी मौजूद थे ये। उसके बाद इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन में वुमन प्रोटेक्शन ऑफिसर और ज़रूरी अमले की तैनाती जो फ़रीक़ीन के दरमियान जो है 16 साल सी करके सुलह वगैरह करवाए। उर्दू ज़ुबान में इश्तिहारात के ज़रिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट और तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के मुताबिक लोगों को आगाही देने का निज़ाम। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ये बात करते हैं कि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा मजहबी है। हमारे भी माशरे को देख लें या इंडिया पाकिस्तान को देख लें कि यहाँ पे भी तालीम की कमी है, लोग जाहिल हैं, इस वजह से ज़्यादातर जो है ख़वातीन के साथ इस तरह के मामला पेश आते हैं। चंद दिन पहले मैंने एक अखबार में एक हेडिंग देखी थी और वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के बारे में थी। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में खवातीन, एक पार्लियामेंट खातून जो है, उन्होंने एक शिकायत की, फिर उसकी तहकीकात चली और उसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो शिकायत मिली हैं खवातीन पार्लियामेंट जो सियासतदान हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे खवातीन को उनके जो मेल साथी हैं उन्होंने हैरास किया। ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, बाकी भी हर जगह पे होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। तो मैं ये एक जर्नल आपको बता रहा था कि जहाँ पे भी मर्द ऊपर होगा और ख़ातून उसकी, आप टीचिंग में हैं, ऑफिसर हैं, आप क्लर्क हैं, कुछ भी हैं, तो जाहिर है कि वो इस तरह से परेशान करते हैं। जी, फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी जो बनाई गई है, उसका क्या काम है? सबसे पहले लेफ्ट पे आप देखेंगे पंजाब वुमेन हेल्पलाइन है हकूक़ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अच्छा जी, ये जो कमेटी ज़िली सतह पे बनाई गई है, कमेटी है, वो कौन कौन सी चीज़ों को देखने का जो है वो इख्तियार रखती है? तहफ़्फ़ुज़ के मराकज़ हैं, दारुल अमान है, टोल फ्री हेल्पलाइन की निगरानी करना, उनकी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना।
ज़िले में दूसरे महकमों इदारों से रब्ता रखना ताकि हिफाजती मराकज़ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद को अच्छी तरह अंजाम दें। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट यानी 2016 के तहत फ़रीक़ीन के दरमियान सालसी करके झगड़े निपटाना। इस बात को यकीनी बनाना कि किसी भी थाने में दर्ज करवाए गए तशद्दुद के मुकदमात और मामलात को तिब्बी मुआयने के लिए हिफाजती मराकज़ के सुपुर्द करवाया जाए और हिफाजती मराकज़ और दारुल अमान को पेश आने वाले मसाइल पर बहस व मुबाहिसा के ज़रिए उनका मुमकिन हल तलाश करना। इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए जो ख़वातीन हैं, ये मरकज़ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंदरजा झेल इक़दामात करने का ज़िम्मेदार होगा। क्या क्या इक़दामात करेगा? ख़वातीन के साथ होने वाली बदसलूकी का पुलिस के पास इंदराज करवाना, तबी मुआयना करवाना, शहादतें वगैरह जो हैं वो इकट्ठी करना, मुतासरा ख़वातीन को फ़ौरी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना, उसके बाद शिकायत की मौसूली और हल के लिए मौसर निज़ाम कायम करना, फ़रीक़ीन के दरमियान मुजवज़ा एक्ट के तहत सालिसी के ज़रिए सुलह करवाना, ख़वातीन को हुकूमत से मुताल्लिक़ा तमाम तहक़ीक़ात में रहनुमाई के लिए कम्युनिटी सेंटर के तौर पे अमल करना। अच्छा, ये अब हमारे पास MCQs हैं थोड़े से कि आपका जो पेपर है, जो MCQs शामिल हो सकते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। जेंडर स्टडीज़ के स्टेटस वुमेन इन पाकिस्तान में किस तरह से आ सकते हैं, या आप एक पैटर्न देखेंगे कि आपके किस तरह से क्वेश्चन जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। द ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज़ कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन द ईयर, कब बनाई गई है? 1914 में, 1927 में, 1931 में या 1947 में। उसके बाद द आइडिया, इसका आंसर भी नीचे है, आंसर ए यानी कि 1914 में बनाई गई। द आइडिया ऑफ द पाकिस्तान एसोसिएशन for women's studies was first conceived in 1918, 1919, 1931, and 1947. The correct answer is B, 1919. The first country to adopt a national family planning program कौन सी थी? पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो निज़ाम है सबसे पहले किसने? सी यानी कि इंडिया में इख्तियार किया गया, बनाया गया, उस पर अमल किया गया। MMR is an indicator for the quality of life. What does it stand for? MMR. Maternal mortality rate, male mortality rate, morbidity measurement rate, mother's malnutrition rate. A is correct answer, maternal mortality rate. इसी तरह एक और क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकाल दिया गया है कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW वाज रेटिफाइड बाय पाकिस्तान इन CSS 2016 के पेपर में था। ये पाकिस्तान इन कब हुआ? ये 1983, 1979, 1996 और 1995। The correct answer is 1996. The All Pakistan Women's Association was founded in the year. अब ये CSS के पेपर में आया था ये क्वेश्चन आपका 2016 के। 1920, 1927, 1931, 1949, and the correct answer is D, 1949. Name the health program that aims at. अच्छा जी, अब ये मैडम साजिदा मंजूर की प्रेजेंटेशन थी, तो ये हमने आज कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे मैं आपको जो है एक और चीज़ पे लाना चाह रहा हूँ। द थर्ड वन इज, थोड़ा सा टाइम बच गया तो इसको देख लेंगे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। उसी के साथ जो हमने अभी हम टॉपिक पढ़ रहे थे विमेन राइट्स के हवाले से, मेरे जहन में एक छोटी सी बात आ रही है, एक अच्छी सी बात थी, मैं वो आपसे शेयर करना चाह रहा था। अभी कुछ फेमिनिज्म की तहरीकें भी स्टार्ट हुई थी, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि भाई औरतों को शोहर का खाना गर्म करना चाहिए या नहीं, उनका काम करना चाहिए या नहीं। इस सिलसिले में मैंने कहीं एक तहरीर पढ़ी थी, मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ शेयर करूं कि औरत का दुख ये नहीं होता कि उसने शोहर का खाना गर्म करना है या मोज़ा ढूंढना है। ये मसाइल जितने भी मीडिया पे लेके आए जा रहे हैं, असल में यानी औरत मार्च वाले जो मसाइल हैं वो औरतों के मसाइल, हमारी औरतों के मसाइल नहीं हैं।
औरत का दुख तो ये है कि उस पर तेजाब गर्दी होती है। औरत का दुख ये है कि पसंद की शादी पे उसको कत्ल कर दिया जाता है। औरत का दुख ये नहीं है कि वो घर का काम करेगी, बल्कि औरत का दुख ये है कि अगर वो तलाक लेना चाहे तो वो नहीं ले सकती। किस वजह से नहीं ले सकती, यानी हक तो है, लेकिन अपने घर वालों की हालत को देखते हुए कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर तलाक का धब्बा लग गया तो वो सारी जिंदगी कैसे गुजारा करेगी। तो ये सोचते हुए वो अपने सारी जिंदगी जो है एक खोंटे के ऊपर एक ऐसे शोहर के साथ रह जाती है जो बिल्कुल जानवर होता है। औरत का मसला यह है कि वो अपना रिश्ता नहीं भेज सकती। औरत का दुख ये है कि भले वो कैसी ही तालीम याफ्ता हो, औरत का दुख ये है कि वो भले कैसी ही तालीम याफ्ता हो। जस्ट अ मिनट प्लीज, मुझे एक कॉल आ रही है, जस्ट सेकंड प्लीज, इसको जरा एक तरफ कर। जी, औरत का दुख ये है कि भले वो कैसी ही तालीम याफ्ता हो, उसे जहेज ले जाना है। यानी कि आप एक कम पढ़ी लिखी खातून हैं, देहात में रहते हैं, या आप एक अच्छी फैमिली से हैं, आपका हेल्दी बैकग्राउंड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आपने जहेज लेके जाना है। औरत को दुख यह है कि वो मोहल्ले के बदगुमाशों की शिकायत बाप भाई से करने से डरती है कि अगर मैंने घर में बता दिया तो शायद मेरा बाहर निकलना ही बंद कर दिया जाए, मुझे स्कूल न जाने दिया जाए, मुझे कॉलेज न जाने दिया जाए, मुझे जॉब पे न जाने दिया जाए। औरत का मसला यह है कि मर्द की तवज्जो उस पर पड़ जाए तो यकीन रखा जाता है कि औरत ने ही वर्गलाया होगा। औरत का मसला यह है कि अगर उसकी रोटी गोल ना हो तो उसका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाता है, और औरत की गलती को ज़माना माफ़ नहीं करता। यानी किसी जगह मैंने पढ़ा था कि जिस तरह हम अक्सर देखते हैं कि औरत जो होती है वो सिर्फ बीवी तो नहीं होती, वो एक माँ भी होती है, वो एक बेटी भी होती है। और औरत की गलती को ज़माना माफ़ नहीं करता से मुझे याद आ रही है कि हम मर्द जो हैं वो जितने भी गुनाहगार हों, जितने भी गलत काम करते रहें, आखिर में हम दाढ़ी रखते हैं और हमारी सारी बुराइयां धुल जाती हैं। शायद मैंने कहीं पढ़ा था, किसी इंटेलेक्चुअल ने लिखा था कि औरत का कसूर ये भी है, एक दुख ये भी है कि वो दाढ़ी रख के अपने गुनाह माफ़ नहीं करवा सकती। औरत का मसला यह है कि तालीम ज़्यादा होने को उसकी उम्र के ज़्यादा होने और दिमाग के ख़राब होने की दलील समझा जाता है। औरत का मसला यह है कि उसकी नौकरी को उसकी बद किरदारी की दलील माना जाता है। यानी ये मैं वो मसाइल बता रहा हूँ जो औरत मार्च में, 8 मार्च में हमेशा होते हैं। वो कुछ ऐसे मसाइल लेके आते हैं जो है ही नहीं, हमारे माशरे से ताल्लुक ही नहीं रखते, जबकि असल मसाइल ये हैं। औरत का मसला ये है कि उसके सोशल मीडिया पर होने को उसकी दस्तयाबी की दलील माना जाता है, और औरत का मसला ये है कि पसंद की शादी आज भी उसके खानदान के माथे का दाग है। और औरत का मसला ये भी है कि उसे भाइयों की खातिर जायदाद में हक छोड़कर अच्छी बहन साबित करना होता है खुद को। और औरत का मसला ये भी है कि उसे सारी उम्र माँ बाप की इज्जत की खातिर किसी मर्द की मार भी सहनी पड़ सकती है। और औरत का मसला ये भी है कि वो बेवा या मुतल्लका हो जाए तो उसको रिश्ता नहीं मिलता, कोई उसके यतीम बच्चों के सर पे शफकत का हाथ नहीं रखता। ये हैं असल वो मसाइल जो हमारा माशरा फेस कर रहा है। जी, तो ये थोड़ा सा पीपीएससी पास्ट पेपर्स का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मैं ये पढ़ाऊंगा नहीं, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इनको देख लेंगे। आपका जो कल के पेपर होंगे, जो मैंने ये 3 आपको स्लाइड्स दिखाई हैं, ये इन्हीं में से रिलेटेड होंगे। जो कुछ आपने देखा है आप उसका कल टेस्ट देंगे। तो ये पीपीएससी पास्ट पेपर नंबर 4 है। एक हल्का सा ग्लिम देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग 2019। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम इनको देख लेते हैं कि टोटल हैं कितने ये, तो उनमें से हम डिसाइड करेंगे कि आप कितने का जो है वो टेस्ट देंगे, क्योंकि पहले भी 2 स्लाइडें हमारे साथ हैं और ये भी कुछ ज़्यादा ना हो जाए। टोटल हम देख लेते हैं, हमारे पास जो MCQs हैं वो हैं 50 MCQs हैं हमारे पास पीपीएससी के पेपर्स के। उसके बाद विमेन राइट की हमारे पास एक स्लाइड है, और हमारे पास जो है वो जनरल नॉलेज की भी है। तो मैं ये आपको ग्रुप में बता देता हूँ, फिर स्लाइड शेयर करके आपने कहाँ से कहाँ तक जो है पेपर को देखना है। जी, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, मैंने इनको बिल्कुल जो है वो इंग्लिश में नहीं पढ़ाया। आपने पूरी कोशिश की है कि जितना आसान रह सकता हूँ मैं उतना मैं रहा हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू वांट एनीथिंग प्लीज आस्क, जस्ट टच ऑन योर माइक, रेज योर हैंड्स एंड आई एम हियर।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, आपको क्लेरिफिकेशन चाहते हैं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, आप बाकी लेक्चर से मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं, आप किसी टीचर से कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास 7 मिनट हैं और मैं आपको एक मौका दे रहा हूं कि आप किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज यू कैन सिंपली आस्क। अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको अलाउ कर देंगे। मेरे ख्याल से हैंड रेज नहीं हो रहा कोई, तो इसका मतलब है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। एम आई ऑडिबल मिस नगीना, मिस जवेरिया, जो भी टीचर्स हमारे साथ हैं, तो प्लीज मुझे जरा बताइएगा कि मेरी आवाज आपको आती रही है। जी मैडम सुमेरा नाज साहिबा, मैं आपके माइक को अलाउ कर रहा हूँ, प्लीज यू कैन आस्क और शेयर एनीथिंग यू वांट। माइक अलाउ क्यों नहीं हो? थोड़ा सा नेट का इशू है, मैं अभी कर देता हूँ आपको। जी सुमेरा नाज साहिबा, आपका माइक अलाउ है, आप चाहें तो अपनी कोई बात शेयर कर सकते हैं या आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जस्ट टच ऑन योर माइक एंड यू कैन स्पीक। अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूज मैं इसलिए हो रही हूँ कि मुझे जो साइंस के सब्जेक्ट है ना उसमें थोड़ी मुश्किल हो रही है, वो मुझे याद करने में भी मुश्किल होती है क्योंकि मुझे लगता है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो उसके लिए मुझे बताएं कोई ट्रिक के साइंस वाले सब्जेक्ट इजीली याद हो सके, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और साइंस के। जी बहुत मुश्किल क्वेश्चन है क्या आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो हैं वो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे हैं? इसमें यह है कि हम जिस तरह हमारा पैटर्न था कि हम 14 और 15 की अगर हम तैयारी करवा रहे हैं तो इनमें क्योंकि ये शामिल होंगे, तो कोशिश की गई है कि 6 से लेकर 10 तक चीज़ें कवर करवाई जा रही हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको कोई भी चीज़ समझ ना आती हो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनमें आपको मज़ीद पूछने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए टीचर अवेलेबल हैं, आप उनसे आप लेक्चर के दौरान में देखें, हर लेक्चर के एंड पे आपको टाइम दिया जाता है कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपका कोई क्वेश्चन अगर स्टार्ट में था तो आप एंड पे आके भूल गए, आप राइट डाउन करते जाया करें। बेशक आपके 30 क्वेश्चन हैं, दे विल आंसर, आप उनको बताएंगे, वो आपको क्लियर करेंगे कि ये चीज़ ऐसे है। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक जो है, बहुत मुख्तसर जो चीज़ें हमने याद करनी है, समझनी है, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं होता। वी विल सॉर्ट आउट कोई तरीका अगर साइंस वालों के पास है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर हमें बताएं। लेकिन मेरे ख्याल से इसका सिर्फ एक यही तरीका हमारे पास रह जाएगा कि अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आती तो बेशक आपको पूरी की पूरी स्लाइड समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अगर बैकग्राउंड आर्ट से है, आप साइंस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, तो आपको जो है वो सारी की सारी समझ नहीं आ रही, तो सारी की सारी हम समझा देंगे, आप टेंशन ना लें। आप व्हाट्सएप हमारे पास हैं, ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप बता दिया जी करें कि सर। ये वाली स्लाइड समझ नहीं आई, ये नहीं आई, तो हम पूरा पूरा और आपके सर साथ जो वो है वो ताउन करेंगे। जी, और एक और इशू है, मुझे लगता है शायद पता नहीं मेरा ही है या बाकी सबका भी है, मुझे लगता है काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्कूल से इतनी लेट छुट्टी होती है, फिर घर आए फिर और भी काम, तो मुझे ऐसे लगता है कि काम ज़्यादा मिलता है हमें याद करने के लिए। जी ये क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो हमारे साथ वर्किंग वुमेन हैं, और इसमें यह है कि हम खुद भी सारे टीचर्स हैं, हम सारे ही तकरीबन इसी तरह 2-2:30 बजे आते हैं, और फिर उसके बाद आप देख लें कि टीचर्स ने लेक्चर बनाने और ये चीज़ें, काम ज़्यादा इसलिए है कि हमने 45 डेज में आपको जो है वो पीपीएससी का 14, 15, 16 का सिलेबस कवर करवाना है, तो इसलिए कुछ चीज़ें ज़्यादा कर दी गई हैं। देखें, उसमें अगर आपने कोई मंजिल हासिल करनी है, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये चीजें आप घर में भी बैठ के खुद भी कर सकते थे, लेकिन एक ग्रुप ज्वाइन करने का मकसद क्या है कि आप घर में याद कर सकते हैं, वहां पे टाइम आप अब एक दिन में आप एक ही पेज याद कर लें,
इधर ये है कि आपको एक टाइम है कि आपने ये टेस्ट करना है और इतना करना है, तो एक जहन में होता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो इस तरह से चीज़ें अच्छे तरीके से याद होती हैं। वरना तो फिर आप कभी आपका दिल करेगा आप पढ़ोगे, कभी नहीं करेगा आप नहीं पढ़ोगे। और जो आप कह रहे हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आप उनको थोड़ा सा कम कर लिया करें, लेकिन ये रोज़ तो नहीं हो सकता ना कि आप टेस्ट टेस्ट अटेम्प्ट तो करें ना। अगर 50 का है या 30 का है तो कुछ तो अटेम्प्ट करें, पता चले कि आप पढ़ तो रहे हैं। ओके, थैंक यू सर। जी, एनीवन एल्स प्लीज? इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? Or we should finish the session? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। ग्रुप में आप पूछिए, आप मेरा नंबर है, टीचर्स के नंबर हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। आज का सेशन हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जी मैडम जवेरिया, अगर आप हमारे साथ हैं तो बंद कर दें सेशन को, या कुछ आप कहना चाहते हैं? चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सेशन को अटेंड कीजिए। अगर आप ऑनलाइन सेशन किसी भी वजह से अटेंड नहीं कर पाते, आपकी अपनी मसरूफियात होती हैं, तो प्लीज़ ग्रुप में जो PDF शेयर्स होते हैं, जो आपको काम दिया जाता है, उनको कम से कम टेस्ट को करने की कोशिश कीजिए। 24 घंटे दिए जाते हैं आपको टेस्ट करने के। आज 4 बजे का टेस्ट आप अगले दिन 4 बजे तक कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कंसंट्रेशन रखेंगे, बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं। अगर आप थोड़ा सा, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। आप अगर अपने आप को थोड़ी सी तकलीफ नहीं देंगे तो आप कोई चीज़ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। एंड नोबडी केयर्स कि आपने कितनी जो है वो एफर्ट की है, आपने कितनी रातें जाग के गुजारी हैं। रिजल्ट मैटर्स। अगर आप क्लियर होते हैं, अगर आप अपनी मंजिल को पा लेते हैं, तो फिर किसी को इस बात की परवाह नहीं होती कि आपने पीछे आपका सफर कैसा गुजरा है। नोबडी केयर्स रियली, जस्ट आपकी मेहनत नजर आती है, आपका मंजिल पे पहुंचना नजर आता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।